नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 162, रहस्यमय ग्रैंड एलायंस पदानुक्रम। मुझे आशा है कि आप अपने द्वारा अभी कहे गए शब्दों का पालन करेंगे और मेरे पूर्वी संघ के 3 गठबंधन पदानुक्रमों के आगमन के लिए ईमानदारी से प्रतीक्षा करेंगे। काउंसिल हॉल के बाहर से एक अहंकारी आवाज़ आई। करण मल्होत्रा और बाकी सभी की भौहें तन गईं। विक्रम सिंह ने धीमी आवाज़ में कहा, सर, क्या हमें उसे सबक सिखाना चाहिए? हे, वह बाद में वापस आ जाएगा, तब हम ये हिसाब चुकता कर सकते हैं, ध्रुव मल्होत्रा ने हल्की हंसी के साथ कहा। ये सुनकर करण मल्होत्रा और अन्य लोग कुछ नहीं बोले, बस ध्रुव मल्होत्रा के पीछे चुपचाप खड़े रहे। प्रेमजीत नंदा, जो अब तक चुप थे, अचानक बोल पड़े, सर, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मेरी गांड पर चर्चा करो। तुम, एक काय जो मौत से डरता है, तुम्हें साहब से बात करने का क्या अधिकार है? करण मल्होत्रा ने प्रेमजीत नंदा को प्रतिकूल दृष्टि से देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। करण मल्होत्रा के जानलेवा इरादे से भयभीत होकर प्रेमजीत नंदा का शरीर कांप उठा और वह चुपचाप अपने स्थान पर वापस चला गया। फिर भी ध्रुव मल्होत्रा ने करण मल्होत्रा की ओर देखा और फिर प्रेमजीत नंदा की ओर देखते हुए कहा, आगे बढ़ो, मैं वास्तव में सुनना चाहता हूं कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। हाँ सर, प्रेमजीत नंदा ने तुरंत सिर हिलाया और फिर आगे कहा, सर, आप अभी अभी पूर्वी सागर में पहुंचे हैं और शायद आपको पूर्वी संघ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। पूर्वी एसोसिएशन में कुल 4 एलायंस हाईरॉक्स हैं, लेकिन चौथा एलायंस जो अभी आपके हाथों मारा गया, उनमें सबसे कमज़ोर था। ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाकर उसे आगे बोलने का संकेत दिया। देर न करते हुए प्रेमजीत नंदा ने आगे कहा, हालांकि चारों एलायंस हाईरॉक्स ने आधे चरण वाले वॉकिंग के दायरे में कदम रख दिया है, जो सभी की उम्मीदों से कहीं अधिक है। लेकिन 3 साल पहले मैंने तीसरे एलायंस हिरार्क को देखा था। भले ही मैंने उसे अपनी आंखों से कोई कदम उठाते नहीं देखा, लेकिन उसने जो आभा और दबाव छोड़ा, वह चौथे एलायंस से भी ज्यादा मजबूत था, जिसने आधे चरण के युद्ध राजा क्षेत्र में कदम रखा था। सर, मुझे डर है कि तीसरा गठबंधन पदानुक्रम पहले से ही युद्ध राजा के दायरे में प्रवेश कर चुका है और दूसरे गठबंधन पदानुक्रम की ताकत निश्चित रूप से तीसरे से अधिक है। ध्रुव मल्होत्रा की भौहें ऊपर उठीं और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर इस अंतिम महागठबंधन पदानुक्रम के बारे में क्या? जहां तक पूर्वी एसोसिएशन के ग्रैंड एलायंस पदानुक्रम का सवाल है, मुझे नहीं पता। प्रेमजीत नंदा ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, जैसे कि उन्हें डर हो कि ध्रुव मल्होत्रा गलत समझ लेंगे। उन्होंने जल्दी से समझाया, सिर्फ मैं ही नहीं जो नहीं जानता, मुझे डर है कि पूर्वी सागर में बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि पूर्वी संघ के ग्रैंड एलायंस हिरार्क असल में कौन है। पूर्वी एसोसिएशन की स्थापना के बाद से इस ग्रैंड एलायंस पदानुक्रम ने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया है और किसी ने भी ग्रैंड एलायंस पदानुक्रम को कभी नहीं देखा या उल्लेख नहीं किया है। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया। उस समय अजीत शेखावत अचानक बोल उठे, भगवान, ये मेरे पास पूर्वी संघ के ग्रैंड एलायंस पदानुक्रम के बारे में कुछ जानकारी है। क्या मैंने तुम्हें बोलने की इजाज़त दी? ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर उदासीनता थी। ध्रुव मल्होत्रा के तेवर देखकर अजीत शेखावत का भरा पूरा शरीर थोड़ा कांप उठा और आंखों में गुस्सा झलक उठा। उन्होंने ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, ध्रुव मल्होत्रा, ये पूर्वी सागर मार्शल एलायंस का मुख्यालय है और मैं इस पूर्वी सागर मार्शल एलायंस का एलायंस हाईरॉक हूँ। मैं जानता हूँ कि आप शक्तिशाली हैं, आप मुझे आसानी से मार सकते हैं, लेकिन पूर्वी सागर मार्शल एलायंस के एलायंस हाईरॉक के रूप में मेरी स्थिति को इंपीरियल कैपिटल द्वारा समर्थन प्राप्त है। यदि तुमने मुझे मारने का साहस किया तो शाही राजधानी के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और मेरे प्रति तुम्हारा अनादर शाही राजधानी के क्रोध का कारण भी बन सकता है। उनके शब्द सुनकर ध्रुव मल्होत्रा की आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभरी, मानो उन्हें इस रीढ़विहीन गठबंधन के मुखिया में एक क्षण के लिए भी रीढ़ की हड्डी होने की उम्मीद नहीं थी। ध्रुव मल्होत्रा ने अपना सिर घुमाकर अजीत शेखावत की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, एलायंस हाईरॉक जिन, क्या आपने कभी पूर्वी एसोसिएशन के लोगों से ये शब्द कहे हैं? यह बेशक मेरे पास है। ध्रुव मल्होत्रा की जांच के तहत अजीत शेखावत ने कठोर खोपड़ी के साथ बात की। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने उपहासपूर्वक कहा, मुझे इसमें संदेह है। मैं नहीं मानता कि पूर्वी गठबंधन के लोग इतने अहंकारी हो गए हैं कि वे शाही राजधानी की भी अवहेलना करेंगे। मैं बहुत उत्सुक हूं, जो शब्द आप पूर्वी गठबंधन के लोगों से कहने की हिम्मत नहीं कर सकते, वही शब्द आप इस समय मुझसे कहने की हिम्मत कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि मैं पूर्वी गठबंधन से कमतर हूं, या आपको लगता है कि मुझे धमकाना आसान है?
जैसे ही उसके शब्द निकले, करण मल्होत्रा और अन्य लोगों ने अपनी जानलेवा आभा छोड़ी। कम से कम 7 महान ग्रैंड मास्टर्स की आभा पूरे स्थान में व्याप्त थी। उनमें से 3 महान ग्रैंड मास्टर स्तर के शिखर पर थे, जो एक भयानक उपस्थिति उत्सर्जित कर रहे थे, जो कि बैटल किंग से सिर्फ एक कदम की दूरी पर थी, जिसने तुरंत पूरे काउंसिल हॉल को घेर लिया। यदि करण मल्होत्रा और उनके 7 लोगों का समूह एकजुट हो जाए, तो वे आसानी से 4 एलायंस हाइरार्क्स को हरा सकते हैं, जो बैटल किंग क्षेत्र में आधे कदम की दूरी पर थे। आखिरकार, एक आधा कदम वाला बैटल किंग एक सच्चा बैटल किंग नहीं था। वे शिखर पर एक ग्रैंड मास्टर से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन केवल एक निश्चित सीमा तक। करण मल्होत्रा और उसके साथी एक दुर्जय योद्धा थे, जिन्होंने युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ी थी, और यदि वे वास्तव में हताश होकर लड़े होते, तो शायद साधारण युद्ध राजा भी इन 7 का मुकाबला नहीं कर पाते। जैसे ही करण मल्होत्रा और अन्य लोग तेजी से भड़के, काउंसिल हॉल में मौजूद डोंगहाई मार्शल एलायंस के सभी सदस्यों के चेहरों पर भय के भाव दिखाई देने लगे। ध्रुव मल्होत्रा, ये डोंगहाई मार्शल एलायंस है। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे अधीनस्थों में 7 महान ग्रैंड मास्टर्स हैं, तुम हमारे डोंगहाई मार्शल एलायंस की उपेक्षा कर सकते हो। साहिल बाजवा अचानक बोल पड़े। हालांकि जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, करण मल्होत्रा और अन्य लोगों ने अपनी नज़रें उनकी ओर घुमा लीं। करण मल्होत्रा ने साहिल बाजवा की ओर कदम बढ़ाते हुए ठंडी हंसी के साथ कहा, अगर तुम मरना चाहते हो तो सीधे कह दो, गोलमोल बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप। साहिल बाजवा का शरीर कांप उठा और वह आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। साम्राज्य से विशेष रोमांच का आनंद लें। ध्रुव मल्होत्रा ने हाथ हिलाया और तभी करण मल्होत्रा रुक गए। मुझे वह खबर बताओ जो तुम्हें पता है। ध्रुव मल्होत्रा ने अजीत शेखावत की ओर देखा और कहा। अजीत शेखावत का शरीर कांप उठा और उन्होंने कोई दिखावा न करते हुए सीधे सीधे कहा, मैंने एक बार पूर्वी गठबंधन के लोगों को अपने गठबंधन के मुखिया का जिक्र करते हुए सुना था। उन्होंने कहा कि गठबंधन के मुखिया ने अपने शरीर में जानलेवा आभा को दबा रखा है और ध्यान लगाने के लिए कहीं एकांत में है। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा की भौहें चढ़ गईं। एक जानलेवा आभा को दबाकर कहीं एकांत में ध्यान लगाना। ध्रुव मल्होत्रा के मन में एक छवि उभरी, ठीक उसी पूर्वी मंदिर की, जहां वे और रोशनी वर्मा गए थे। पूर्वी मंदिर में एक बूढ़ा ताओवादी फर्श साफ कर रहा था। हालांकि बूढ़ा ताओवादी अपने शरीर में जानलेवा आभा को दबाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन ध्रुव मल्होत्रा उसे अच्छी तरह से देख सकता था। एक जानलेवा आभा, एकांत। क्या वह बूढ़ा ताओवादी पूर्वी गठबंधन का गठबंधन पदानुक्रम हो सकता है? प्रभु, ये पूर्वी गठबंधन के अन्य 3 पदानुक्रम सभी युद्ध राजा क्षेत्र के शक्तिशाली हो सकते हैं, और एलायंस हाईरॉक सबसे रहस्यमय और सबसे भयानक है। संभवतः बैटल किंग क्षेत्र में उसकी उपलब्धि का स्तर बहुत ऊंचा है। लॉर्ड, ये उनके आने से पहले ही मौका क्यों नहीं लेते और जल्दी से चले जाते? जब तक आप डोंगहाई छोड़ देंगे, तब तक पूर्वी गठबंधन अपनी लंबी पहुंच के बावजूद भी आपको धमका नहीं पाएगा। प्रेमजीत, नंदा ने अपनी आवाज में कुछ आग्रह के साथ कहा। उसके शब्दों पर करण मल्होत्रा की भौहें चढ़ गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, हमारे स्वामी की क्या हैसियत है? ये कहने के बाद कि वह यहीं उनका इंतजार करेंगे, वह युद्ध से भागेंगे नहीं। ऐसा नहीं है, मैं आपके भले के बारे में सोच रहा हूँ। प्रेमजीत नंदा ने जल्दी से हाथ हिलाकर अपनी बात जारी रखी। हालांकि लॉर्ड, ये भी एक बैटल किंग पावर हाउस हैं, लेकिन ईस्टर्न एलायंस के पास 3 बैटल किंग पावर हाउस हो सकते हैं। अगर वे सचमुच आ गए तो प्रभु ये खतरे में पड़ जाएंगे। अध्याय 163, 3 गठबंधन पदानुक्रम। ध्रुव मल्होत्रा किस तरह का व्यक्ति था? उसने कभी भी पूर्वी गठबंधन की श्रेष्ठ सेनाओं का सामना करने के बारे में नहीं सोचा था। वह अब भागने के बारे में कैसे सोच सकता है, सिर्फ इसलिए कि पूर्वी सागर में एकमात्र मार्शल आर्टिस्ट गुड ने अपना कब्जा जमा रखा है। समर जोशी ने गहरी सांस ली, प्रेमजीत नंदा की ओर गंभीरता से देखा और कहा, कौशन, हम दोनों भाइयों की तरह साथ साथ पले बड़े हैं। मैं आपसे पुनः पूछूंगा, यदि पूर्वी गठबंधन के 3 अलायंस हाईरार्क बाद में आते हैं, तो क्या आप उनके खिलाफ हमारे साथ खड़े होने का साहस करेंगे? ये सुनकर प्रेमजीत नंदा ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि चुपचाप बैठ गए, जैसे कुछ सोच रहे हों। ध्रुव मल्होत्रा ने भी प्रेमजीत नंदा को दिलचस्पी से देखा। पूर्वी सागर मार्शल एलायंस को एक एलायंस पदानुक्रम के रूप में नियुक्त किया गया था, और अजीत शेखावत इतने अयोग्य थे कि स्पष्ट रूप से उस पद को संभालने के बारे में चिंता करने के योग्य नहीं थे। पूर्वी सागर मार्शल एलायंस के 2 उप अलायंस प्रमुख, साहिल बाजवा और रवि भंडारी, अजीत शेखावत की तरह ही अपर्याप्त थे, अर्थात इस भूमिका के लिए अयोग्य थे। यद्यपि प्रेमजीत नंदा में भी कुछ कमी थी, लेकिन वह अजीत शेखावत और अन्य 2 की तुलना में अधिक मजबूत थे।
यदि प्रेमजीत नंदा को कोई बोध होता और वह ध्रुव मल्होत्रा तथा अन्य के साथ मिलकर पूर्वी गठबंधन के 3 उच्चाधिकारियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते, ध्रुव मल्होत्रा उन्हें ईस्ट सी मार्शल एलायंस का एलायंस हाईरॉक बनने का मौका देने के लिए तैयार होंगे। प्रेमजीत नंदा को ध्रुव मल्होत्रा की ताकत का अंदाजा नहीं था, न ही उन्हें पता था कि जो चुनाव वह करने जा रहे हैं उसका असर उनकी पूरी जिंदगी पर पड़ेगा। तेजू, आज तक मेरी कोई पत्नी या बच्चे नहीं हैं, क्योंकि मुझे किसी दिन किसी और के हाथों मरने का डर है। मेरे माता पिता भी गुजर चुके हैं और एकमात्र व्यक्ति जिसकी मुझे चिंता है वह है मेरी बहन। कुछ क्षण मौन रहने के बाद प्रेमजीत नंदा ने धीरे धीरे अपनी बात जारी रखी। समर जोशी ने भौहें उठाईं और सख्ती से कहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पूर्वी गठबंधन के तीनों गठबंधन पदानुक्रम बहुत शक्तिशाली हैं, सभी योद्धा राजा स्तर के शक्तिशाली हैं। अगर हम उनसे भिड़ गए तो मेरे बचने की संभावना बहुत कम होगी। प्रेमजीत नंदा ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहा, मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी बहन का क्या होगा? समर जोशी की आंखों में एक भाव झलक आया और उन्होंने तुरंत कहा, चिंता मत करो। अगर तुम मर भी गए तो तुम्हारी बहन मेरी बहन है। ग्रेट ग्रैंड मास्टर के रहते हुए भले ही आप युद्ध में मर जाएं, कोई भी आपकी बहन को परेशान नहीं कर पाएगा। ये सुनकर प्रेमजीत नंदा की आंखें नम हो गईं। उसने दांत पीसते हुए गहरी आवाज में कहा, ठीक है, तो फिर आज मैं भी आप सबके साथ पागलपन में शामिल हो जाऊंगा। मैं लंबे समय से उन पूर्वी गठबंधन के लोगों से तंग आ चुका हूं। अगर मेरी ताकत कम न होती तो मैं उन्हें पहले ही परास्त कर चुका होता। प्रेमजीत नंदा की बातें सुनकर समर जोशी के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। हालांकि समर जोशी काओशान के बढ़ते स्वार्थी स्वभाव के कारण पिछले कुछ वर्षों में प्रेमजीत नंदा से दूरी बनाते जा रहे थे, प्रेमजीत नंदा की बातें सुनकर अब समर जोशी ने एक बार फिर अपने बचपन के दोस्त को स्वीकार कर लिया। हे, बस निश्चिंत रहो, यहाँ महान ग्रैंड मास्टर के साथ पूर्वी गठबंधन के 3 गठबंधन पदानुक्रमों की बात तो छोड़िए, यहाँ तक कि 10 या 20 पदानुक्रम भी ज्यादा हलचल पैदा करने में सक्षम नहीं होंगे। आदित्य मेहता ने हल्की हंसी के साथ प्रेमजीत नंदा की ओर देखते हुए कहा, जो ऐसा लग रहा था जैसे वह जीवन मरण की विदाई की तैयारी कर रहे हों। इन शब्दों पर प्रेमजीत नंदा ने थोड़ा सिर हिलाया और हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर भी उन्हें आदित्य मेहता की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। भले ही ध्रुव मल्होत्रा एक वास्तविक योद्धा राजा स्तर के महारथी थे, लेकिन पूर्वी गठबंधन के तीनों गठबंधन पदानुक्रम भी योद्धा राजा स्तर के महारथी थे। ध्रुव मल्होत्रा को संख्या में कम होने के बावजूद उन्हें पराजित करने के लिए कितना मजबूत होना चाहिए? प्रेमजीत नंदा को धोखा देते देख अजीत शेखावत की आंखों में एक भयावहता उभर आई। हालांकि ध्रुव मल्होत्रा और बाकी लोगों के सामने कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने उनकी ताकत को खुद देखा था और जानता था कि अगर उसने उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए कुछ कहा तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। इसके अलावा चूंकि प्रेमजीत नंदा ने ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों के साथ पूर्वी गठबंधन का सामना करने का साहस किया था, इसलिए उसकी किस्मत में मौत के अलावा कुछ नहीं लिखा था। एक मरे हुए आदमी के साथ झगड़ा करने की क्या बात थी? जैसे ही ध्रुव मल्होत्रा चुप हुए, पूरा काउंसिल हॉल भी मौन हो गया। ध्रुव मल्होत्रा के चुप रहने पर पूर्वी सागर मार्शल एलायंस के ये उच्चपदस्थ अधिकारी अकेले जाने का साहस कैसे कर सकते थे? समय बीतता गया, सेकंड दर सेकंड, और 2 घंटे से अधिक समय के बाद अंततः काउंसिल हॉल में सन्नाटा टूटा। लेकिन ये काउंसिल हॉल के अंदर से कोई नहीं था जिसने चुप्पी तोड़ी, यह बाहर से कोई था। काउंसिल हॉल के बाहर से तत्काल ब्रेक लगाने की आवाजें आईं और कम से कम 7 वाहन काउंसिल हॉल के बाहर रुक गए। काउंसिल हॉल में अचानक तेज रोशनी चमकने लगी, जिससे सभी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। एम्पायर के साथ अपना रोमांच जारी रखें अजीत शेखावत, रवि भंडारी और साहिल बाजवा की आंखों में रोशनी देखकर एक भयावह मुस्कान आ गई। वे जानते थे कि पूर्वी गठबंधन के 3 गठबंधन पदानुक्रम आ चुके थे। काउंसिल हॉल के बाहर जब 7 गाड़ियां रुकीं, तो काले कपड़े पहने कुछ हटे कट्टे आदमी गाड़ियों से उतरे। ठीक 20 आदमी, जिनमें से प्रत्येक से तीव्र जानलेवा आभा निकल रही थी। उनमें से 5 ग्रेट ग्रैंड मास्टर के दायरे तक पहुंच गए थे, जबकि अन्य 15 सभी ग्रैंड मास्टर थे। ये 20 व्यक्ति परिषद भवन में नहीं घुसे, वे 2 समूहों में बंट गए और बाहर आदरपूर्वक खड़े हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। 1 मिनट बाद एक रोल्स रॉयस धीरे धीरे मार्शल एलायंस में प्रवेश कर गई। रोल्स रॉयस को आते देख ग्रेट ग्रैंड मास्टर तुरंत कार का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही कार का दरवाजा खुला, 2 आकृतियां बाहर निकलीं। पहली एक महिला थी। महिला की उम्र 30 वर्ष से अधिक नहीं थी। उसने सादे नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे तथा चेहरे पर हल्का मेकअप था। हालांकि महिला के लाल होंठ ऐसे नहीं लग रहे थे जैसे उन पर लिपस्टिक लगी हो, बल्कि वे तो ताजे खून की परत जैसे लग रहे थे।
दूसरा व्यक्ति 40 वर्ष से अधिक आयु का अधेड़ व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की आभा नहीं थी। वह किसी भी सामान्य अधेड़ व्यक्ति जैसा ही दिखाई दे रहा था। तीसरे गठबंधन के पदानुक्रम। दूसरे गठबंधन के पदानुक्रम को नमस्कार। उन दोनों को देखकर 20 ग्रैंड मास्टर्स और ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स ने आदरपूर्वक आवाज लगाए। दोनों ने 20-30 लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय महिला ने कार के अंदर बैठे किसी व्यक्ति से सम्मानपूर्वक पूछा, बड़े भाई, क्या आप खुद को नहीं दिखाएंगे? आप दोनों के द्वारा कार्रवाई करने पर भले ही दूसरा पक्ष पहले ही वॉकिंग के क्षेत्र में कदम रख चुका हो, वे आपके लिए कोई मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कार के अंदर से एक बुजुर्ग की आवाज आई। फिर आगे कहा, अगर मैं अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए बाहर निकलूंगा तो यहाँ मौजूद सभी लोगों को मरना पड़ेगा। ये सुनकर महिला और अधेड़ उम्र के व्यक्ति दोनों ने सिर हिलाया। तब मध्यम आयु वाले व्यक्ति ने गंभीरतापूर्वक कहा, बड़े भाई, निश्चिंत रहें। भले ही वह युवक वॉकिंग के दायरे में प्रवेश कर चुका हो, लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए वह अधिक से अधिक वॉकिंग के प्रारंभिक चरण में ही हो सकता है। थर्ड सिस्टर और मेरे द्वारा आगे बढ़ने से प्रारंभिक चरण के वॉकिंग को हराना आसान हो जाएगा। कार में एक बार फिर वही पुरानी आवाज गूंजी, उदासीनता से जाओ। इन शब्दों के साथ तीसरे गठबंधन के शासक ने प्रांगण में बिखरे हुए 20 पूर्वी गठबंधन के शक्तिशाली सैनिकों की ओर हाथ हिलाया। ठंडे स्वभाव से बोलते हुए उसने कहा, इस बड़े हॉल को मेरे लिए घेर लो, एक मक्खी भी भागने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मार्शल एलायंस के उन कूड़ा करकट के झुंड से कहो कि यदि कोई उन लोगों की मदद करने की हिम्मत करता है, तो यदि पूर्वी एलायंस कोई दया नहीं दिखाता है तो मुझे दोष मत देना। अध्याय 164। कार में बैठो। ध्रुव मल्होत्रा की हरकतें देखकर करण मल्होत्रा और अन्य लोग उनका पीछा करने की तैयारी करने लगे। तुम्हें मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है, ध्रुव मल्होत्रा की उदासीन आवाज गूंजी। ये सुनकर करण मल्होत्रा और अन्य लोग वहीं रुक गए और अपनी जगह पर खड़े हो गए। ध्रुव मल्होत्रा हालांकि आराम से काउंसिल हॉल से बाहर चले गए। वह प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए। उनकी नज़र दूसरे और तीसरे गठबंधन के पदानुक्रमों पर पड़ी। तुम कौन हो सकते हो? तीसरे गठबंधन के मुखिया ने ध्रुव मल्होत्रा को ठंडी निगाहों से देखा और गहरी आवाज में पूछा। बर्फ से भरी खुबानी के फूल जैसी आंखें नग्न हत्यारी मंशा से चमक रही थीं। हालांकि द्वितीय गठबंधन का शासक अब काफी शांत था, लेकिन जब वह ध्रुव मल्होत्रा को देखता था तो उसकी आंखें अब भी जानलेवा इरादे से भरी होती थीं। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने हल्की हंसी निकाली, फिर जवाब दिया, क्या तुम मुझे ढूंढने नहीं आए हो? ओह, तो तुम वही पागल हो जिसने मेरे छोटे भाई को मार डाला। द्वितीय गठबंधन के शासक की भौहें उठ गईं और उसका शरीर अचानक हिंसक हत्या के इरादे से भर गया। ध्रुव मल्होत्रा ने जब उन दोनों को देखा तो उनकी आंखों में उपहास की झलक उभरी। फिर हंसते हुए उसने कहा, यदि तुम अपने छोटे भाई का बदला लेने के लिए यहाँ आए हो तो क्यों नहीं आगे बढ़ते? अगर तुम मौत चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तीसरे गठबंधन के शासक ने ठंडी सांस ली और फिर एक छाया में तब्दील होकर सीधे ध्रुव मल्होत्रा पर हमला कर दिया। जैसे ही वह ध्रुव मल्होत्रा की ओर बढ़ी, उसके हाथ में एक खंजर आ गया। खंजर आधे हाथ से अधिक लंबा नहीं था, लेकिन वह तीखे कांटों से ढका हुआ था। यदि किसी को ये खंजर चुभ जाए तो उसे बाहर निकालने पर ही सच्ची निराशा का अनुभव होगा। खंजर पर लगे रोंगटे खड़े कर देने वाले कांटे अगर बाहर निकाले जाएं तो मांस का एक बड़ा हिस्सा फट जाएगा। एक महिला के लिए आपने जो हथियार चुना है वह काफी जहरीला है। जैसा कि प्राचीन लोग कहते हैं, क्षुद्र पुरुषों और महिलाओं से निपटना सबसे कठिन है। ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया, ध्रुव मल्होत्रा ने हल्की हंसी के साथ कहा। ध्रुव मल्होत्रा के उदासीन व्यवहार को देखकर तीसरे गठबंधन के शासक की आंखों में हत्या की मंशा और तीव्र हो गई। उसकी गति तुरंत ही तेजी से बढ़ गई और वह प्रचंड हवा की तरह ध्रुव मल्होत्रा की ओर झपटी। मरना। पलक झपकते ही तीसरे गठबंधन का मुखिया गर्जनापूर्ण जयघोष करता हुआ ध्रुव मल्होत्रा के सामने आ पहुंचा। उसी समय उसका खंजर एक ठंडी चमक के साथ चमक उठा और सीधे ध्रुव मल्होत्रा के चेहरे पर आ गिरा। हालांकि ध्रुव मल्होत्रा ने ऐसा अभिनय किया जैसे उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया और शुरू से अंत तक उन्होंने कोई हरकत नहीं की। जैसे ही खंजर ध्रुव मल्होत्रा के चेहरे पर वार करने वाला था, वहां उपस्थित पूर्वी गठबंधन के सभी शक्तिशाली सदस्यों के चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव मल्होत्रा को उनके तीसरे गठबंधन के शासक के खंजर से बुरी तरह मरते देखना उनके लिए रोमांचकारी अनुभव था। यहाँ तक कि तीसरे गठबंधन के शासक की आंखों में हत्या की मंशा की जगह अब उत्तेजना ने ले ली थी, मानो उसने ध्रुव मल्होत्रा के चेहरे पर अपने खंजर के सफलतापूर्वक वार का दृश्य पहले ही देख लिया हो। औरतें तो आखिर औरतें ही रहेंगी। खंजर थामने वाले हाथ में ज्यादा ताकत नहीं होती। एम्पायर पर एक्सक्लूसिव कंटेंट पर्यंत भी ध्रुव मल्होत्रा की शांत आवाज अचानक गूंजी।
इसके तुरंत बाद उसने तेजी से अपना दाहिना हाथ उठाया और केवल 2 अंगुलियों का उपयोग करते हुए तीसरे गठबंधन के शासक के खंजर को पकड़ लिया। खंजर की अविश्वसनीय रूप से तीक्ष्ण धार और कांटे ध्रुव मल्होत्रा को नुकसान पहुंचाने में पूरी तरह असमर्थ थे। ऐसा लग रहा था मानो ध्रुव मल्होत्रा का हाथ मांस और खून से नहीं बल्कि असाधारण रूप से कठोर स्टील से बना हो। अचानक तीसरे गठबंधन के शासक के चेहरे पर भय का भाव उभर आया। चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, खंजर को जकड़ने वाली वे 2 उंगलियां पहाड़ों की तरह अविचल, अडिग और अविचल थीं। बैकवर्ड 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 आप, तीसरे अलायंस हाईरॉक ने कांपती हुई आवाज में कहा। बिना कुछ सोचे समझे तीसरे गठबंधन शासक ने तुरंत अपना खंजर छोड़ दिया और पीछे की ओर लौट गया। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्के से हंसते हुए कहा, अब जाने की सोच रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ी देर हो गई है? जैसे ही ये शब्द निकले, एक बड़े हाथ ने गठबंधन के तीसरे शासक की गर्दन को जकड़ लिया। उसकी गर्दन पर एक भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ, जिससे तुरंत ही हड्डियां पीसने जैसी आवाजें उत्पन्न हुईं। प्रांगण में खड़े पूर्वी गठबंधन के विशेषज्ञ ऐसे भाव से देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। आखिरकार तीसरा अलायंस हाईरॉक एक वास्तविक युद्ध राजा स्तर का विशेषज्ञ था। उसकी ताकत पहले से ही मृत चौथे गठबंधन से कहीं अधिक थी। Yet such a battle king level expert was now effortlessly held by the neck by Dhruv Malhotra, without the slightest power to resist. The third alliance hierarch could clearly feel her breathing growing more and more difficult, as a strong sense of suffocation swept over her whole body in an instant. She looked at Dhruv Malhotra, her eyes filled with fear and pleading. Dhruv Malhotra met her gaze with a hint of a smile in his eyes and said indifferently, "Do you regret it now?" The third alliance hierarch wanted to speak, but with her neck clamped by Dhruv Malhotra, no matter how she tried to open her mouth, she could never make any sound. She had even given up on resisting. How could she escape from an existence who could pinch her dagger with just 2 fingers and, no matter how hard she tried, would never allow the dagger to advance even a fraction more? The hand holding her neck was like iron pincers, immovable. Insolent fool! The second alliance hierarch also recovered from his shock and immediately let out a roar. Following that, like a rock spreading its wings, he lunged directly at Dhruv Malhotra. Dhruv Malhotra glanced at him, and a terrifying aura suddenly rose from his body. The second alliance hierarch, shrouded in this aura, felt as if he was being targeted by a primeval ferocious beast. If he made the slightest move, he felt that in the next second, he would end up in the jaws of this primal beast, becoming its food. This sensation of being targeted by a terrifying entity made the second alliance hierarch come to an immediate halt in his charge towards Dhruv Malhotra. Not daring to make any further moves, he looked at Dhruv Malhotra, his eyes filled with apprehension. Enough, let her go. Just then, an aged voice suddenly came from the Rolls Royce. At the sound, Dhruv Malhotra's mouth curved into a smile, and he immediately released the neck of the third alliance hierarch. Then, as if tossing away trash, he threw the third alliance hierarch to one side. Dhruv Malhotra looked towards the Rolls Royce and said with a smile, "You finally deigned to speak. I was beginning to think you were mute. It's been a while since Dongcheng Guan. I didn't expect us to meet again so soon." The aged voice sounded again and then continued, "If you wouldn't mind, please get in the car for a chat." Dhruv Malhotra nodded and walked directly toward the Rolls Royce. The Eastern Alliance experts in the courtyard, seeing Dhruv Malhotra approach the vehicle, did not dare to make a move to stop him. With both the third and second alliance hierarchs no match for Dhruv Malhotra, what could these people, at most Grand Masters, possibly do but offer themselves up? Dhruv Malhotra entered without hindrance, his expression serene as he opened the car door and sat inside. "With your heaven-reaching strength, my fourth brother caused trouble for you and deserved his fate," came the old voice from within the car. "हम पूर्वी गठबंधन के लोग इस मामले को यहीं छोड़ देंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं?" कार के अंदर से आवाज आई। बैकवर्ड 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 अध्याय 165, दया की भीख मांगना। आप इन वर्षों में बहुत छुप कर रहे हैं, डोंगचेंग वैधशाला में रह रहे हैं और एक ताओवादी की पहचान बना रखी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पूर्वी सागर के लोग केवल ये जानते हैं कि पूर्वी गठबंधन में एक ग्रैंड मास्टर है, लेकिन कोई भी ग्रैंड मास्टर के रूप में आपकी पहचान नहीं जानता है। ध्रुव मल्होत्रा ने बोलते हुए व्यंग्य किया। ताओवादी वेशभूषा में ध्रुव मल्होत्रा के सामने बैठे हुए अलायंस हाईरॉक की आंखों में एक जटिल भाव झलक रहा था। एक क्षण की चुप्पी के बाद वह गहरी आवाज में बोला, "क्या होगा अगर तुम पूर्वी गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हो, तो मैं पूर्वी सागर क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित कर सकता हूं और उसका आधा हिस्सा तुम्हें शासन करने के लिए दे सकता हूं। तुम्हारे और मेरे साथ मिलकर काम करने से विशाल पूर्वी सागर में हमारा प्रतिद्वंद्वी और कौन हो सकता है?" ऐसा कहते हुए अलायंस हाईरॉक की आवाज में उत्साह की झलक भी थी, जैसे कि उसने पहले ही भविष्य देख लिया हो।
जहां वह और ध्रुव मल्होत्रा मिलकर पूर्वी सागर पर शासन करेंगे। उसकी बातें सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने उपहास करते हुए कहा, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? यदि मुझे पूर्वी सागर चाहिए होता तो तुम्हें अभी मार देने से मुझे हर चीज तक आसानी से पहुंच मिल जाती है न। एलायंस हाई रॉक की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उनकी आंखों में भय दिखाई देने लगा। डोंगचेंग वेधशाला में उन्होंने एक बार ध्रुव मल्होत्रा के साथ चाय के प्यालों का उपयोग करके मुकाबला किया था और वह भयानक शक्ति एलायंस हाई रॉक की स्मृति में ताज़ा रही। एलायंस हाई रॉक को पूरा विश्वास था कि यदि वे वास्तव में लड़े तो वह निश्चित रूप से अपने सामने खड़े युवक का मुकाबला नहीं कर पाएगा। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर प्रशिक्षण में बिताया था ताकि वे महान शक्ति प्राप्त कर सकें, यहाँ तक कि उन्होंने पूर्वी सागर के शक्तिशाली लड़ाकों को एकत्रित कर पूर्वी गठबंधन की स्थापना की तथा पूरे क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। एलायंस हाई रॉक ने बहुत पहले ही अपनी पुरानी क्रूर ऊर्जा खो दी थी। अब वह सत्ता और धन के लिए अधिक लालची हो गया था तथा मृत्यु से भयभीत हो गया था। ठीक है, यदि आप पूर्वी गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हैं तो मैं गठबंधन के प्रमुख के रूप में अपना पद छोड़ने और यहाँ से आपके आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हूँ। हम तीनों ही युद्ध में अनुभवी योद्धा हैं। बस अपना सिर हिलाओ और तुरंत ही तुम्हारे अधीनस्थ 3 युद्ध प्रशिक्षित योद्धा हो जाएंगे। और जिस क्षेत्र के लिए हमने वर्षों तक लड़ाई लड़ी है वह अब आपका हो सकता है। एलायंस हाई रॉक ने दांत पीसते हुए कड़वाहट से कहा। अपनी जान बचाने और अपनी वर्तमान शक्ति और स्थिति को बनाए रखने के लिए एलायंस हाई रॉक पूर्वी एलायंस को सौंपने के लिए भी तैयार था, जिसे उसने कड़ी मेहनत से बनाया था। इस पर ध्रुव मल्होत्रा ने केवल मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, केवल पूर्वी गठबंधन आपके जीवन के बदले में पर्याप्त नहीं है। क्या आप जानते हैं कि पूर्वी गठबंधन की स्थापना के बाद से इसके झंडे का फायदा उठाने वाले लोगों द्वारा कितने निर्दोष नागरिकों की क्रूरतापूर्वक हत्या की गई है? यदि इन निर्दोषों की आत्माएं शांत नहीं हुई तो मेरे दिल में खूनी इरादा भी शांत नहीं होगा। ध्रुव मल्होत्रा और एलायंस हाई रॉक ने अपनी आवाज़ कम करने की कोशिश नहीं की थी, जिसका मतलब था कि प्रांगण में और यहाँ तक कि काउंसिल हॉल में भी हर किसी ने उनकी बातचीत के हर शब्द को स्पष्ट रूप से सुना। ये तथ्य कि एलायंस हाई रॉक ने स्वीकार किया कि वह ध्रुव मल्होत्रा के सामने कुछ भी नहीं है तथा स्वयं को बचाने के लिए वह एलायंस हाई रॉक का प्रतिष्ठित पद छोड़ने को भी तैयार है, ने वहां उपस्थित सभी लोगों को बहुत अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। यहाँ तक कि द्वितीय और तृतीय श्रेणी के पदाधिकारी भी भयभीत होकर वाहन के अंदर से झांककर ध्रुव मल्होत्रा और एलायंस श्रेणी के पदाधिकारी की वर्तमान स्थिति को देखने की कोशिश कर रहे थे। बड़े भाई, आपने पहले ही इतनी उदारता से प्रस्ताव रखा है और फिर भी यह आदमी हमें जाने नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि वह हमारी जान लेने पर आमादा है। उससे लगातार विनती करने के बजाय हम मिलकर काम कर सकते हैं, शायद अभी भी एक मौका है, दूसरे पादरी ने गहरी आवाज में कहा। ये सुनकर प्रांगण में उपस्थित सभी पूर्वी गठबंधन के योद्धा सख्त हो गए तथा सभी ने चुपचाप अपनी अपनी कमरबंदें निकाल लीं। और तीसरे धर्मगुरु ने पहले ही जमीन पर गिरे खंजर को उठा लिया था और अपनी ठंडी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ उसे फिर से पकड़ लिया था। वाहन के बाहर शोर सुनकर ध्रुव मल्होत्रा के होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई, जैसे ही उसने एलायंस हाई रॉक की ओर देखा और उदासीनता से कहा, क्या तुमने फैसला कर लिया है? क्या तुम मुझ पर हमला करना चाहते हो, जैसा कि तुम्हारे दूसरे भाई ने सुझाया था? आपकी आक्रामकता के कारण मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा। एलायंस हाई रॉक ने गहरी सांस ली और गहरी आवाज में बोला, जब तक ध्रुव मल्होत्रा उनकी शर्तों से सहमत हैं, वे ध्रुव मल्होत्रा पर हाथ नहीं उठाएंगे। आखिरकार उनके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी ध्रुव मल्होत्रा की ताकत की सीमा का अंदाजा नहीं लगा सकता था, जो कि भयानक रूप से गहन थी। ध्रुव मल्होत्रा का सामना करते हुए एलायंस हाई रॉक को उसे हराने में जरा भी विश्वास नहीं था और उसे अपनी जान बचाने में भी कोई भरोसा नहीं था। क्या मरने से पहले आपके पास कोई अंतिम शब्द हैं? ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और एलायंस हाई रॉक की ओर देखा। ये सुनकर एलायंस हाई रॉक की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और उसने गहरी आवाज में कहा, सर, ये जगह पहले से ही मेरे पूर्वी गठबंधन के मजबूत लोगों द्वारा घेर ली गई है और हमारे पास 3 कॉम्बैट किंग विशेषज्ञ भी हैं। भले ही आपकी ताकत बहुत बड़ी हो, लेकिन हम में से इतने लोगों को संभालना आपके लिए मुश्किल हो सकता है ना? आप उन शर्तों पर पुनर्विचार क्यों नहीं करते जो मैंने अभी प्रस्तावित की हैं? क्या ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि हम मिलकर पूर्वी सागर पर शासन करें? ध्रुव मल्होत्रा ने धीरे से अपना सिर उठाया, उनकी उदासीन निगाहें एलायंस हाई रॉक पर टिकी थीं। फिर वह बोला, क्या तुमने अपने अंतिम शब्द कह लिए हैं? इससे पहले कि एलायंस हाई रॉक दोबारा बोल पाता, एक हाथ तुरंत उसकी गर्दन पर आ गया। भयानक शक्ति तुरंत फूट पड़ी और एलायंस हाई रॉक कोई प्रतिरोध भी नहीं कर सका, इससे पहले कि उसने महसूस किया कि दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है। टकराना।
अचानक एक जोरदार आवाज हुई और रोल्स रॉयस का दरवाजा कार की बॉडी से उड़कर बाहर आ गया। इस दरवाजे की दिशा में खड़े पूर्वी गठबंधन के मजबूत सैनिक अचानक चौंक गए और दरवाजे से टकराकर तुरंत पीछे की ओर भाग गए। यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर जैसे मजबूत लोगों को भी उड़ते हुए दरवाजे से इतनी जोर से चोट लगी कि उन्होंने मुंह में ताज़ा खून थूक दिया और जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गए। और जिसने दरवाजा खोला था वह कोई और नहीं बल्कि एलायंस हाईरॉक था। ध्रुव मल्होत्रा ने एक हाथ से एलायंस हाईरॉक की गर्दन पकड़ी हुई थी और धीरे धीरे कार से उतर रहे थे। जहां तक एलायंस हाईरॉक का प्रश्न है, इस समय उसके सिर का पिछला भाग उभरा हुआ था तथा ताज़ा रक्त लगातार उसके सिर से जमीन पर बह रहा था। इतना तुच्छ पूर्वी गठबंधन तबाही मचाने की हिम्मत करता है, उन्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए, ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा। इससे पहले कि पूर्वी गठबंधन के ताकतवर लोग कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, हड्डियों के टूटने की तीखी आवाज सभी के कानों में पड़ चुकी थी। यह एलायंस हाईरॉक की गर्दन थी जिसे ध्रुव मल्होत्रा ने लापरवाही से मरोड़ दिया था। धप। मृत गठबंधन पदानुक्रम को बेपरवाही से एक तरफ फेंकते हुए ध्रुव मल्होत्रा ने दूसरे और तीसरे गठबंधन पदानुक्रम की ओर देखा। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, आओ अपने बड़े भाई का बदला लो। दूसरे और तीसरे गठबंधन के पदानुक्रमों को अच्छी तरह से पता था कि वे आज यहां से जीवित नहीं निकलेंगे। अपने दुख और निराशा में उन दोनों ने ध्रुव मल्होत्रा पर हमला बोल दिया। बैटल किंग्स की आभा दोनों में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई जब वे तुरंत ध्रुव मल्होत्रा के सामने पहुंच गए। फिर भी ध्रुव मल्होत्रा का चेहरा शांत रहा। जब वे दोनों पास आए तो उसने बिना देखे ही मुक्का मार दिया। टकराना, टकराना। लगभग एक ही समय पर दो धीमी आवाजें सुनाई दी और उन्मत्त दूसरे और तीसरे गठबंधन के पदानुक्रम टूटे हुए तारों वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ते हुए जमीन पर गिर पड़े। अध्याय 166। परिणाम दोनों की छाती में मुट्ठी भर छेद था, जिससे ये पुष्टि हो गई कि वे पहले ही मर चुके थे। पूर्वी गठबंधन के किसी भी बचे हुए व्यक्ति को बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। ध्रुव मल्होत्रा ने अपने दोनों हाथ पीछे बांधकर उदासीनता से कहा। जैसे ही उनकी आवाज गिरी, करण मल्होत्रा और अन्य लोग तुरंत काउंसिल हॉल से बाहर भाग गए। पहाड़ों से उतरते हुए 7 बाघों की तरह 7 महान ग्रैंड मास्टर्स भारी वेग के साथ पूर्वी गठबंधन के विशेषज्ञों की ओर बढ़े। हालांकि प्रेमजीत नंदा केवल ग्रैंड मास्टर की ताकत के साथ स्वाभाविक रूप से करण मल्होत्रा और अन्य की गति से मेल नहीं खा सके। जब तक वह बाहर आया, प्रांगण में मौजूद दर्जन भर पूर्वी गठबंधन विशेषज्ञों में से 4 या 5 पहले ही मर चुके थे। करण मल्होत्रा और उसके साथियों की बेपर्दा जानलेवा आभा ने पूरे प्रांगण को भर दिया, जिससे सबसे शक्तिशाली ग्रैंड मास्टर्स और ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स भी भयभीत हो गए। एक के बाद एक पूर्वी गठबंधन के विशेषज्ञ वध के लिए प्रतीक्षा कर रहे मेमनों की तरह प्रतिक्रिया करने में बहुत देर कर चुके थे और अंततः करण मल्होत्रा और उनकी टीम की मुट्ठियों से उनकी छाती छलनी हो गई। इस बीच ध्रुव मल्होत्रा काउंसिल हॉल में ऐसे टहलते हुए आए जैसे कुछ हुआ ही न हो। ध्रुव मल्होत्रा को पुनः परिषद भवन में प्रवेश करते देख मार्शल वर्ल्ड के सदस्य, जो घटित हुआ था उससे अवगत थे, कांप उठे तथा अपना सिर और भी नीचे झुका लिया। उनमें से किसी ने भी ध्रुव मल्होत्रा की नज़रों से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं की, मानो उन्हें डर हो कि कहीं उनकी नज़रें ध्रुव मल्होत्रा पर न पड़ जाएं और वे खुद मौत के मुंह में न समा जाएं। ध्रुव मल्होत्रा ने मार्शल वर्ल्ड के लोगों की अनदेखी की और बस वह सीट ले ली जो पूर्वी सागर मार्शल एलायंस के अलायंस पदानुक्रम अजीत शेखावत की होनी चाहिए थी। ध्रुव मल्होत्रा की आंखें हल्की सी बंद थीं और वह चुपचाप करण मल्होत्रा और अन्य लोगों द्वारा पूर्वी गठबंधन के विशेषज्ञों की हत्या पूरी करने का इंतजार कर रहा था। ध्रुव मल्होत्रा के व्यवहार को देखकर पूर्वी सागर मार्शल एलायंस के उच्च पदस्थ सदस्यों में से किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की और वे सभी अपनी सांस को यथासंभव कम रखने की कोशिश कर रहे थे। अजीत शेखावत, रवि भंडारी और साहिल बाजवा ध्रुव मल्होत्रा से कुछ ही दूरी पर खड़े थे। उनकी निगाहें भय से भरी हुई थीं और वे ध्रुव को देख रहे थे। उनके शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पढ़ने। कुछ मिनट बाद करण मल्होत्रा और उसके आदमी काउंसिल हॉल में वापस आ गए। महाराज, ईस्टर्न एलायंस का एक भी बदमाश नहीं बचा है, करण मल्होत्रा ने गहरी आवाज में कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी तीखी नज़र तुरंत अजीत शेखावत पर पड़ी। पूर्वी गठबंधन ने पूर्वी सागर में तबाही मचा दी है। आप पूर्वी सागर मार्शल गठबंधन के लोगों ने शाही राजधानी को यहाँ की स्थिति की रिपोर्ट क्यों नहीं दी और उनसे पूर्वी गठबंधन को दबाने के लिए शक्तिशाली व्यक्तियों को भेजने का अनुरोध क्यों नहीं किया? ध्रुव मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में पूछा, जबकि वह अजीत शेखावत और अन्य लोगों की जांच कर रहा था। उसके शब्दों से तीनों कांप उठे। अंत में साहिल बाजवा ने दांत पीसते हुए ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखते हुए कहा, महाराज, आपकी ताकत तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमारा पूर्वी समुद्री सैन्य गठबंधन शाही राजधानी के अधीन है। क्या आप सचमुच हम पर हाथ डालने का इरादा रखते हैं?
हमारी ताकत पूर्वी गठबंधन की ताकत से तुलना करने लायक नहीं है, और यदि आप वास्तव में हमें मारना चाहते हैं तो हमारे पास प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं है। लेकिन अगर तुम सचमुच हमें मार डालोगे तो शाही राजधानी तुम्हें कैसे छोड़ सकेगी? ध्रुव मल्होत्रा ने अपना माथा ऊपर उठाया, उनकी नज़र साहिल बाजवा पर टिकी थी और वे ठंडी हंसी के साथ बोले, क्या मैं ये समझूं कि आपकी बातें मेरे लिए धमकी हैं? मेरी हिम्मत नहीं है, मैं तो बस अपने मालिक को याद दिला रहा हूँ। साहिल बाजवा का शरीर कांप उठा, उसकी आवाज़ कांप उठी। इस भयावह व्यक्ति ने अभी अभी 3 युद्ध राजा विशेषज्ञों को मार डाला था, और वह एक साधारण ग्रैंड मास्टर, संभवतः दूसरे पक्ष की एक उंगली का भी सामना नहीं कर सकता था। उन्हें मेरा ऑर्डर टोकन दिखाओ, ध्रुव मल्होत्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा। आदित्य मेहता ने तुरंत एक सुनहरा टोकन निकाला जिस पर उत्तरी लियाओ शब्द उत्कीर्ण थे। उत्तरी लियाओ के अक्षर ऐसे लिखे गए थे जैसे ड्रैगन और फीनिक्स पूरे पृष्ठ पर उड़ रहे हों। प्रत्येक स्ट्रोक में लड़ाकू भावना की एक शक्तिशाली आभा समाहित थी जो ये सुझाव देती थी कि उन्हें अंकित करने वाला व्यक्ति एक असाधारण व्यक्ति रहा होगा। उत्तरी लियाओ, राजा का आदेश। आप उत्तरी लियाओ राजा हैं। अजीत शेखावत का मोटा शरीर अचानक कांप उठा, फिर वे तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। आकाश के नीचे सब कुछ राजा की भूमि है और चारों समुद्रों के भीतर सब कुछ राजा के आदमी हैं। ड्रैगन राष्ट्र के 4 प्रमुख युद्ध क्षेत्रों दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम में प्रत्येक में एक सुनहरा राजा का आदेश है जो शाही पहचान का प्रतीक है। विशाल ड्रैगन राष्ट्र में कुछ दुष्ट लोग राजा के आदेश को जालसाजी करके धोखा देने का साहस कर सकते हैं, लेकिन एक नकली राजा का आदेश केवल दक्षिण पूर्व या पश्चिम से ही होगा। किसी ने भी उत्तरी लियाओ राजा के आदेश को नकली बनाने की हिम्मत नहीं की है जब से यह पहली बार सामने आया है। स्वर्ग के नीचे कौन है जो उत्तरी लियाओ राजा की शक्ति के बारे में नहीं जानता, जो उत्तरी लियाओ की शक्ति से डरता नहीं है? जब आप एक सच्चा खजाना देखते हैं तो आप उसे पहचान लेते हैं। अब क्या इस राजा के पास आपके पूर्वी सागर मार्शल एलायंस के मामलों से निपटने का अधिकार है? ध्रुव मल्होत्रा ने हल्की हंसी के साथ कहा। उत्तरी लियाओ राजा के आदेश को देखकर अजीत शेखावत ने एक और बाहरी शब्द कहने की हिम्मत नहीं की, बार बार अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा लगातार कांप रहा था। जहां तक साहिल बाजवा और रवि भंडारी का सवाल है तो वे दोनों पीले चेहरे वाले थे और जमीन पर इस तरह गिरे हुए थे मानो उनके जीवन से सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों। ध्रुव मल्होत्रा ने करण मल्होत्रा की ओर देखा और करण मल्होत्रा को तुरंत समझ आ गया और उसने काउंसिल हॉल के अंदर मार्शल एलायंस के उच्च पदस्थ सदस्यों को ठंडे स्वर में कहा, जो लोग मरना नहीं चाहते वे तुरंत काउंसिल हॉल से बाहर चले जाएं। मार्शल एलायंस के उच्च अधिकारियों ने अधिक देर तक रुकने का साहस नहीं किया और एक एक करके बिना पीछे देखे परिषद भवन से बाहर चले गए। केवल अजीत शेखावत और अन्य 2 लोग ही बचे थे जिनके चेहरे पीले पड़ गए थे। इस राजा ने अभी जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दो, ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा। अजीत शेखावत ने आगे कुछ भी छिपाने का साहस नहीं किया और तुरंत बोल पड़े, सर, पूर्वी सागर के पूर्वी गठबंधन के मामलों के बारे में हमने इंपीरियल कैपिटल को 1 से अधिक बार रिपोर्ट की है। हालांकि ये स्थान अंततः पूर्वी सागर की सीमाओं के भीतर है और यहाँ तक कि शाही राजधानी के लोगों को भी पूर्वी सागर के मामलों में हस्तक्षेप करना मुश्किल लगता है। राजेंद्र नायक पूर्वी सागर पर शासन करते हैं, वे लगभग इस क्षेत्र के सम्राट जैसे हैं और यहाँ तक कि शाही राजधानी के लोग भी यहाँ के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा की भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये राजेंद्र नायक सचमुच साहसी है। पूर्वी सागर पर उसका अधिकार क्षेत्र इतना अधिक था कि शाही राजधानी के लोग भी वहां पहुंचने का साहस नहीं कर सकते थे। क्या तुम तीनों जानते हो कि तुम कहां गलती कर बैठे? ध्रुव मल्होत्रा ने पूर्वी सागर के बारे में पूछताछ जारी नहीं रखी, बल्कि उनसे बात करने के लिए विषय बदल दिया। अजीत शेखावत के दल के सभी लोग कांप उठे और तब अजीत शेखावत ने तुरंत जवाब दिया, सर, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, मुझे मार्शल एलायंस की स्थापना के मूल उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए था। मुझे पूर्वी गठबंधन और उनकी शक्ति के सामने डर के मारे झुकना नहीं चाहिए था। कृपया महोदय, दया करें और मुझे इस बार छोड़ दें। उनके साथ खड़े रवि भंडारी और साहिल बाजवा भी घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और उनके सिर जोर से फर्श पर टकराने लगे। अपने सामने तीनों को लगातार झुककर दया की भीख मांगते देख ध्रुव मल्होत्रा की आंखों में केवल घृणा ही दिखाई दे रही थी। मार्शल एलायंस के लौह कानूनों का उल्लंघन करने पर इस अपराध के लिए मौत की सजा मिलनी चाहिए। हालांकि राजा जानता है कि आप पूर्वी गठबंधन का विरोध करने में असमर्थ थे, इसलिए आपका बड़ा अपराध बख्श दिया गया। ध्रुव मल्होत्रा की बातें सुनकर अजीत शेखावत और उनकी पार्टी की भावनाएं रोलर कोस्टर की सवारी की तरह उतार चढ़ाव से भर गईं। इससे पहले कि तीनों धन्यवाद देने के लिए अपना मुंह खोल पाते, ध्रुव मल्होत्रा की उदासीन आवाज फिर गूंजी, मृत्युदंड तो बख्शा जा सकता है, लेकिन जीवित दंड नहीं।
इन तीनों की साधना छीन लो और उन्हें मार्शल एलायंस से निकाल दो। अध्याय 167 मार्शल एलायंस छोड़ना। मुझे पता है मैं गलत था, मुझे पता है मैं गलत था, कृपया सर मेरी जान बख्श दीजिए। नहीं, मत करो। ध्रुव मल्होत्रा की बातें सुनकर अजीत शेखावत और उनके साथियों की गति फिर से बढ़ गई और वे लगातार दया की भीख मांगने लगे। 3 बेकार मूर्ख, फिर भी तुम दया की भीख मांगने की हिम्मत करते हो। करण मल्होत्रा की उदासीन आवाज़ अचानक गूंज उठी। इसके बाद करण मल्होत्रा ने अजीत शेखावत और उनके साथियों से संपर्क किया। धीरे धीरे सिर उठाकर उन्होंने देखा कि करण मल्होत्रा उनके ऊपर खड़ा है। उनके चेहरे पर उदासीनता थी और वह नीचे की ओर देख रहा था, और तुरंत ही उनके दिलों में निराशा भर गई। बैंग बैंग बैंग। इसके बाद 3 धीमी आवाज़ें आईं और अजीत शेखावत और उनके सहयोगियों ने मुंह में ताज़ा खून थूक दिया। उनके शरीर पर ग्रैंडमास्टर की आभा तेजी से कम हो गई और एक साधारण व्यक्ति से भी कम हो गई। एक मार्शल कलाकार जिसका कौशल अपंग हो गया हो, जिसके शरीर को अपूरणीय क्षति पहुंची हो, वह अब एक साधारण व्यक्ति से भी अधिक कमजोर हो सकता है। इन टूटे फूटे मूर्खों को बाहर फेंक दो, ये देखने में बहुत खराब लगते हैं, ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा। करण मल्होत्रा ने तीनों व्यक्तियों को पकड़ लिया और उन्हें काउंसिल हॉल के बाहर की ओर खींच लिया। इस बीच अजीत शेखावत और उनके साथियों ने, मानो उनकी आत्मा निकाल ली हो, बिना किसी प्रतिरोध या हरकत के करण मल्होत्रा को उन्हें कॉलर से घसीटने दिया। एक बार जब अजीत शेखावत और अन्य लोगों को करण मल्होत्रा द्वारा काउंसिल हॉल से बाहर खींच लिया गया तो ध्रुव मल्होत्रा की नज़र प्रेमजीतनंदा पर पड़ी। प्रेमजीतनंदा, ध्रुव मल्होत्रा ने अचानक पुकारा। प्रेमजीतनंदा का शरीर कांप उठा और वे तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और आदरपूर्वक बोले, आपका अधीनस्थ यहाँ है। पूर्वी मार्शल एलायंस को पूर्वी सागर के आसपास के विभिन्न मार्शल कलाकारों की शक्तियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। क्या आपको इस जिम्मेदारी को निभाने का भरोसा है? ध्रुव मल्होत्रा ने गहरी आवाज में पूछा। प्रेमजीतनंदा के चेहरे का भाव अचानक बदल गया और उन्होंने जल्दी से जवाब दिया, सर मेरी योग्यताएं बहुत कम हैं, मुझे डर है कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा। हालांकि यदि सर आपके अधीनस्थ पर भरोसा करने को तैयार हैं, तो आपका अधीनस्थ आपके द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए मरने को भी तैयार है। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा के चेहरे पर धीरे से हल्की सी मुस्कान आ गई। कमजोर ताकत को साधना से सुधारा जा सकता है, लेकिन आंतरिक अपमान लाइलाज है। आप अच्छा कर रहे हैं, मुझे निराश मत कीजिए। आज से आप प्रेमजीतनंदा इस पूर्वी मार्शल एलायंस के नए एलायंस पदानुक्रम होंगे। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। प्रेमजीतनंदा ने तुरंत जमीन पर घुटने टेकते हुए सम्मानपूर्वक कहा, आपका अधीनस्थ निश्चित रूप से आपके विश्वास पर खरा उतरेगा। सर, आपके अधीनस्थ ने एक बार एक अफवाह सुनी थी, मुझे इसकी सच्चाई के बारे में संदेह है। कहानियां खोजेन्य सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, सुनते हैं, यह अफवाह क्या है? जी श्रीमान, प्रेमजीतनंदा ने तुरंत जवाब दिया और फिर आगे कहा, गठबंधन हाल के वर्षों में हर जगह धन इकट्ठा कर रहा है और संभवतः इसने बहुत बड़ी राशि जमा कर ली है। आपके अधीनस्थ ने एक बार सुना था कि गठबंधन की यह संपत्ति गठबंधन के प्रमुख द्वारा एक निश्चित ताओवादी मंदिर के नीचे छिपा दी गई है। सर, आप पहले भी एलायंस हाई रॉक से मिल चुके हैं, शायद आपको पता हो कि यह धन कहाँ छिपा है। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। ताओवादी मंदिर के नीचे धन छिपाना। एलायंस हाई रॉक अपनी हत्या की मंशा को दबाने के लिए कई वर्षों से पूर्वी शहर के मंदिर में ताओवादी के रूप में कार्य कर रहा है। वह स्थान जहां उसने ये धन छिपाया था, यदि पूर्वी नगर मंदिर नहीं तो और कहां हो सकता था। मैं उनसे एक बार डोंगचेंग मंदिर में मिला था और आपने जो अफवाहें सुनी हैं वे सच हैं। मुझे डर है कि खजाना डोंगचेंग मंदिर के नीचे होना चाहिए। अब जबकि पूर्वी गठबंधन के सभी 4 नेता मर चुके हैं, मार्शल गठबंधन अपने प्रभाव का काफी विस्तार कर सकता है। आपका पहला काम इस खजाने को ढूंढना है और फिर इसका उपयोग पूर्वी सागर में एक चैरिटी फाउंडेशन की स्थापना करने में करना है ताकि वहां के पीड़ित परिवारों की सहायता की जा सके। ध्रुव मल्होत्रा ने बोलने से पहले कुछ क्षण सोचा। प्रेमजीतनंदा ने तुरंत सिर हिलाया, अपनी छाती थपथपाई और आश्वासन दिया, चिंता मत कीजिए सर। भले ही इसका मतलब डोंगचेंग मंदिर में जमीन में 3 फीट खुदाई करना हो, मैं इस खजाने को खोदकर निकालूंगा और इसका उपयोग पूर्वी सागर के लोगों के लाभ के लिए करूंगा। ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, उठो आदित्य मेहता, समर जोशी, तुम दोनों उसके साथ जाओगे। अगर तुम्हें पूर्वी गठबंधन के किसी भी बचे हुए व्यक्ति का सामना करना पड़े तो उन सभी को मार डालो। जी श्रीमान, आदित्य मेहता और समर जोशी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। इसके बाद तीनों व्यक्ति पूर्वी सागर मार्शल एलायंस के शक्तिशाली लड़ाकों के एक समूह के साथ परिषद भवन से बाहर चले गए।
ये सब निपटने के बाद पूर्वी क्षितिज पर भोर की पहली किरण दिखाई देने लगी थी। सारी रात व्यस्त रहने के कारण अनजाने में ध्रुव मल्होत्रा भी धीरे से उठ खड़ा हुआ और बोला, चलो वापस होटल में आराम करने चलें। समूह पूर्वी सागर मार्शल एलायंस को छोड़कर होटल लौट आया। रोशनी वर्मा को होटल में अकेला छोड़कर ध्रुव मल्होत्रा को अंततः असहज महसूस हुआ। वाहन तेजी से सड़कों से गुजरता हुआ होटल में वापस आ गया। ध्रुव मल्होत्रा जब अपने कमरे में पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा भी नहीं खोला था कि अचानक उनकी भौहें तन गईं और उनकी आंखों के सामने एक छाया गुजर गई। अपनी गहरी दृष्टि और ताकत के कारण वह स्वाभाविक रूप से बता सकता था कि दरवाजे के साथ छेड़छाड़ की गई है। जब वह चला गया तो रोशनी वर्मा सो चुकी थी और उसके लिए उठकर दरवाज़ा खोलना नामुमकिन था। तो वह रोशनी वर्मा के अलावा और कौन हो सकता था? बिना कुछ सोचे ध्रुव मल्होत्रा ने तुरंत दरवाज़ा खोला, लेकिन कमरा खाली पाया। बिखरे सामान के अलावा रोशनी वर्मा का कोई सुराग नहीं था। ध्रुव मल्होत्रा का चेहरा बहुत उदास हो गया और उन्होंने तुरंत विक्रम सिंह को फ़ोन किया। 1 मिनट से भी कम समय में विक्रम सिंह और अन्य लोग फिर से इकट्ठा हो गए, आदित्य मेहता और समर जोशी को छोड़कर, जो प्रेमजीत नंदा के साथ पूर्वी गठबंधन के खजाने की खोज के लिए गए थे। बाकी सभी लोग मौजूद थे। सर, क्या हुआ? करण मल्होत्रा ने पूछा। उस समय ध्रुव मल्होत्रा का चेहरा काला पड़ गया था और उनका रंग बहुत गंभीर था। हालांकि ध्रुव मल्होत्रा चुप और निश्चल रहे, लेकिन करण मल्होत्रा और अन्य लोगों को यह आभास हो गया कि एक अशुभ तनाव तूफान की तरह बढ़ रहा है। रोशनी वर्मा को ले जाया गया है, ध्रुव मल्होत्रा ने गंभीर स्वर में कहा। जैसे ही ध्रुव मल्होत्रा ने बोलना शुरू किया, कमरे में दमघोंटू दमनकारी माहौल छा गया। क्रैक, बैंग, कांच टूटने की आवाजें लगातार आती रहीं। करण मल्होत्रा और अन्य लोग ध्रुव मल्होत्रा की शक्ति पर आश्चर्य भी नहीं कर सके, क्योंकि उन सभी के चेहरे पर चिंता के भाव थे। लानत है, मेरी भाभी का अपहरण करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? अगर मैंने ऐसा करने वालों को पकड़ लिया तो मैं उन्हें इस दुनिया में आने का पछतावा करा दूंगा। करण मल्होत्रा ने दांत पीसते हुए कहा और उसके अंदर अचानक हत्या का तीव्र इरादा उभर आया। ध्रुव मल्होत्रा तुरंत शांत हो गए, उनके दिमाग में संभावित दुश्मनों के बारे में विचार चल रहे थे। वे शहर में केवल 2 दिन ही रहे थे और उन्होंने केवल पूर्वी गठबंधन, अजीत शेखावत और उनके समूह तथा वांग और वो परिवारों को ही नाराज किया था। पूर्वी गठबंधन के सभी 3 गठबंधन पदानुक्रम गिर गए थे, इसलिए पूर्वी गठबंधन नेतृत्वहीन था और इतनी जल्दी रोशनी वर्मा को परेशान करने की संभावना नहीं थी। अजीत शेखावत और उनका समूह अपंग हो चुका था, जिससे उनके अपराधी होने की संभावना और भी कम हो गई। प्रेमजीत नंदा को सूचित करें कि वह पूर्वी सागर मार्शल एलायंस के सभी सदस्यों को इकट्ठा करें और शहर को बंद कर दें। इसके अलावा उन्हें वांग और वो परिवार के लोगों को खोजने के लिए जमीन में 3 फीट गहराई तक खुदाई करने को कहें। ध्रुव मल्होत्रा ने अचानक आदेश दिया। दमनकारी हत्या के इरादे ने करण मल्होत्रा जैसे ग्रैंड मास्टर्स को भी सांस लेने में तकलीफ महसूस कराई। अध्याय 168। वो परिवार। इससे पहले कि करण मल्होत्रा और अन्य लोग प्रेमजीत नंदा को फोन कर पाते, ध्रुव मल्होत्रा का फोन अचानक जरूरी रिंगटोन के साथ बज उठा। अपने फोन पर उस अपरिचित नंबर को देखते हुए ध्रुव मल्होत्रा की आंखों में एक नग्न हत्यारी मंशा चमक उठी। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, फोन से एक उदास आवाज आई, क्या आप ध्रुव मल्होत्रा हैं जिसने मेरे परिवार के मुखिया को मारा? क्या वह आप ही हैं? यह मैं हूं, ध्रुव मल्होत्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा। ये सुनते ही फोन पर आए आवाज जानलेवा आभा से भर गई। इस समय आप बहुत चिंतित होंगे, है ना? जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं वह अब मेरे वो परिवार के घर पर है। मैं आपको यहाँ आने के लिए 15 मिनट का समय देता हूँ। यदि आप समय पर नहीं पहुँचे तो मुझे निर्दयी होने का दोष न दें। इतना कहने के बाद अचानक फोन कट गया। चलो चलें वो परिवार के पास, ध्रुव मल्होत्रा ने गहरी आवाज में कहा। उस समय ध्रुव मल्होत्रा के चेहरे पर पानी जैसा कालापन था और उनके पूरे शरीर से जानलेवा इरादे झलक रहे थे, जिससे लोगों में डर पैदा हो रहा था। करण मल्होत्रा और अन्य लोगों के चेहरे पर भी इसी तरह की गंभीरता थी, जो होटल से निकलते समय ध्रुव मल्होत्रा के पीछे पीछे चल रहे थे। सफेद नंबर प्लेट वाली जीप पूर्वी शहर की सड़कों पर भयानक गति से दौड़ रही थी। कुछ ही मिनटों में वे वो परिवार के बड़े आंगन के बाहर पहुंच गए। गाड़ी रुकी ही थी कि ध्रुव मल्होत्रा ने दरवाजा खोला और गाड़ी से बाहर कूद पड़े। ये देख करण मल्होत्रा और अन्य लोग भी जल्दी से कार से बाहर निकल आए। सामने आंगन की ऊंची दीवारों को देखते हुए ध्रुव मल्होत्रा की आंखों में हत्या का इरादा और भी मजबूत हो गया। गुरुजी, चूंकि वो परिवार के लोगों ने आपको आमंत्रित करने का साहस किया, इसलिए उन्होंने अवश्य ही अंदर घात लगाकर हमला करने की तैयारी कर रखी होगी, विक्रम सिंह ने भारी आवाज में कहा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ।
ध्रुव मल्होत्रा पहले से ही वो परिवार के मुख्य द्वार के बाहर खड़े थे और उन्होंने कब उसे लात मारकर उड़ा दिया किसी को पता ही नहीं चला। गेट 3 मीटर ऊंचा था, जिससे पता चलता था कि वह कितना भारी था। फिर भी ध्रुव मल्होत्रा के पैर के नीचे विशाल द्वार एक छोटे से कंकड़ की तरह था, जो अपने फ्रेम से गिरकर वो परिवार के आंगन में उड़ गया। ये देखकर विक्रम सिंह ने चुपचाप वे शब्द निगल लिए जो उन्हें अभी तक कहने थे। बात को घुमा फिरा कर कह रहे हैं, हमारी भाभी को पकड़ लिया गया है और मैं कहता हूं कि हमें तुरंत वहां पहुंच जाना चाहिए और वो परिवार को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, करण मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा। जब वह बोल रहे थे, ध्रुव मल्होत्रा वो परिवार के आंगन में आ चुके थे। प्रांगण प्रशिक्षण पोशाक पहने मार्शल कलाकारों से भरा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक के पास विभिन्न हथियार थे। लगभग पूरे प्रांगण में घनी भीड़ थी, जो लगभग 40 से 50 लोगों की थी। हालांकि उनकी संख्या बहुत अधिक होने के बावजूद उनमें से सबसे शक्तिशाली केवल 2 ग्रैंड मास्टर थे। ध्रुव मल्होत्रा ने जिस गेट को लात मार कर गिराया था, उससे पहले ही कुछ लोग नीचे गिर चुके थे। वे लोग गेट के नीचे फंसे हुए थे, उनमें से प्रत्येक लगातार कराह रहा था, उनके चेहरे पीड़ा से भरे हुए थे। ध्रुव मल्होत्रा ने इन लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, उनकी नज़र तुरंत दोनों ग्रैंड मास्टरों पर पड़ी। दोनों ग्रैंड मास्टर्स पूर्वी सागर के सैन्य कवच पहने हुए थे, जाहिर तौर पर वे पूर्वी सागर बलों के सदस्य थे। क्या आप ध्रुव मल्होत्रा हैं? ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, वह कहाँ है? चिंता मत करो, मैं सिद्धांतों वाला आदमी हूँ, मैं किसी औरत पर हाथ नहीं उठाऊंगा। युवक हल्के से हंसा, फिर बोला, वह औरत पिछवाड़े में है, ठीक है, इसलिए आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने हल्का सा सिर हिलाया और उस युवक के बारे में उनकी धारणा कुछ हद तक सुधर गई। हालांकि दूसरे पक्ष ने रोशनी वर्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन उसका अपहरण करने का कृत्य ही वो परिवार को नष्ट करने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त था। मैं पहले ही आ चुका हूं, क्या अब आप उसे रिहा कर सकते हैं? इसके अलावा आप वो परिवार से होंगे जो पूर्वी समुद्री सेना में शामिल हुए होंगे, है ना? ध्रुव मल्होत्रा ने युवक की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा। युवक ने मुस्कुराते हुए थोड़ा सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं वो परिवार से, बल्कि पूरे पूर्वी शहर से एकमात्र व्यक्ति हूं जो पूर्वी समुद्री सेना में शामिल हुआ है। मुझे औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की अनुमति दें। मेरा नाम वू युवेई है। जहां तक उस महिला को रिहा करने की बात है, तो ये तुम्हारे ऊपर नहीं है। तुमने वो परिवार के मुखिया और युवा मालिक को मारने का बीड़ा उठाया था और किसी को तो उनका बदला लेना ही होगा। हालांकि मैं भी उन 2 लोगों को नापसंद करता हूं, लेकिन मैं अंततः वो परिवार का हिस्सा हूं। तुमने मेरे वो परिवार का इस तरह अपमान करने की हिम्मत की, स्वाभाविक रूप से तुम्हें खुद को समझाना होगा, है ना? वो युवेई मूल रूप से वो परिवार का एक सहायक सदस्य मात्र था, लेकिन अपनी असाधारण मार्शल आर्ट प्रतिभा के कारण उसे पूर्वी समुद्री सेना में शामिल होने के लिए चुना गया, जिससे उसे वो परिवार में बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त हुआ। आखिरकार पूर्वी सागर के राजा द्वारा प्रबंधित क्षेत्र था। पूर्वी सागर सेना का सदस्य बनना पूर्वी सागर में किसी भी परिवार को गर्व महसूस कराने के लिए पर्याप्त था। और यह युवा वू युवेई, जो इतनी कम उम्र में ही ग्रैंड मास्टर की ताकत रखता है, निश्चित रूप से पूर्वी समुद्री सेना में सिर्फ एक सैनिक नहीं होगा। वह संभवतः कप्तान या छोटे नेता जैसे पद पर रहा होगा। आप किस तरह का स्पष्टीकरण चाहते हैं? ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीन भाव से वू युवेई की ओर देखा और पूछा। ये सुनकर वू युवेई तुरंत मुस्कुराया, हल्के से हंसते हुए कहा, बहुत आसान है, मेरे वो परिवार के मुखिया और युवा मालिक की कब्र पर जाओ, 3 बार प्रणाम करो और पूरे पूर्वी शहर के सामने मेरे वो परिवार से माफ़ी मांगो। यह मांग बहुत कठोर नहीं है, है ना? मैं जानता हूं कि वे दोनों कैसे थे, मैं उनकी खातिर तुम्हारी जान नहीं मांगूंगा। जब तक तुम मेरी मांगें पूरी कर सको, मैं तुम्हें जाने दूंगी। उसकी बातें सुनकर ध्रुव मल्होत्रा के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। यह आदमी काफ़ी दिलचस्प है, उन लोगों से अलग जो नफरत में अंधे हो गए हैं और बदले में सिर्फ दूसरों की जान चाहते हैं। वो युवेई वास्तव में उचित प्रतीत होता था, जो वो परिवार के मुखिया और अन्य लोगों के साथ उसके तनावपूर्ण संबंधों के कारण भी हो सकता है। इससे पहले कि ध्रुव मल्होत्रा कुछ बोल पाते, विक्रम सिंह और अन्य लोग पिछवाड़े से बाहर चले गए थे और रोशनी वर्मा को कई लोगों द्वारा वापस ध्रुव मल्होत्रा के पास लाया गया। महाराज, आपकी भाभी को बचा लिया गया है, विक्रम सिंह बोले। ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर रोशनी वर्मा की ओर क्षमा प्रार्थी चेहरे से देखा और कहा, मुझे खेद है, मैं आपकी रक्षा करने में असफल रहा। कोई बात नहीं, मैं बिना खरोंच के तो बाहर नहीं आया। रोशनी वर्मा ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, फिर आगे कहा, वू युवेई ने मुझे अगवा करने के बाद मेरे साथ कुछ नहीं किया, इसके बजाय वह काफ़ी विनम्र रहा। भाई, मुझे लगता है कि यह आदमी बुरा नहीं है।
ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर आगे बढ़कर रोशनी वर्मा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मेरे दिमाग में यह बात है, तुम बस एक पल यहीं रुको। ठीक है। रोशनी वर्मा आज्ञाकारी ढंग से एक तरफ हट गईं। विक्रम सिंह और समर जोशी सहित अन्य लोग रोशनी वर्मा के साथ गार्ड की तरह खड़े थे और प्रांगण में मौजूद दर्जनों मार्शल आर्टिस्टों पर गहरी नजर डाल रहे थे। तब करण मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा, महाराज, क्या हमें आपकी भाभी का अपहरण करने का साहस करने के लिए उन सभी को मार देना चाहिए? क्या तुमने सुना नहीं रोशनी वर्मा ने अभी क्या कहा? ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में बोला। ये सुनते ही करण मल्होत्रा का गुस्सा हवा में उड़ गया और वह पंचर गुब्बारे की तरह शांत हो गया। अध्याय 169। पूर्वी सागर सेना। वुयुवेई के पास खड़े आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वुयुवेई स्वयं पूरी तरह से हैरान दिखे। ध्रुव मल्होत्रा और अन्य को रोकने के लिए उनके पास एकमात्र सहारा तो अभी अभी बचा लिया गया था। उस समय ध्रुव मल्होत्रा की शांत नज़र वुयुवेई पर पड़ी और उसने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हारे पास अभी भी कुछ सिद्धांत हैं, मैं तुम्हें आज नहीं मारूंगा। यहाँ से सभी को भगाओ और मेरे साथ पूर्वी सागर की सेना के पास आओ। तुम्हारा भाग्य उस बूढ़े आदमी पूर्वी सागर के राजा द्वारा तय किया जाएगा। ये सुनकर वुयुवेई और उसके बगल में खड़े आदमी दोनों के चेहरे पर अविश्वास की लकीरें उभरीं। तुम मुझे पूर्वी समुद्र के राजा से मिलने ले जा रहे हो? वुयुवेई ने अविश्वास से पूछा। वह पूर्वी सागर सेना का एक छोटा कमांडर था और इस आदमी ने वास्तव में उसे पूर्वी सागर के राजा से मिलने के लिए पूर्वी सागर सेना में ले जाने की योजना बनाई थी। ये किसी जाल में फंसने से किस प्रकार भिन्न था? ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए हल्के से सिर हिलाया और कहा, अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई होती तो आज यहाँ मौजूद हर कोई मर गया होता। freewebnovel.com। अब बहुत हो गई बात, चूंकि हम पूर्वी सागर में हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें पूर्वी सागर के राजा से मिलना चाहिए। वुयुवेई की प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना ध्रुव मल्होत्रा ने विक्रम सिंह की ओर मुखातिब होकर निर्देश दिया, आदित्य मेहता और समर जोशी को पूर्वी सागर के सैन्य मुख्यालय में मिलने की सूचना दो। जी श्रीमान, विक्रम सिंह ने तुरंत जवाब दिया। वो परिवार के आंगन में कई दर्जन मार्शल कलाकार एक दूसरे को असमंजस में देख रहे थे। कई लोगों ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा, जो ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों के जाने के बाद अनजाने में ही निकल आया था। जब ध्रुव मल्होत्रा ने वो निवास का दरवाजा खोला था तो कई लोग बिना किसी को देखे ही गिर पड़े थे। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के सामने वे लोग, जो कि अधिकतम उन्नत मार्शल कलाकार थे, ध्रुव मल्होत्रा और उसके समूह के दुश्मन बनने का साहस कैसे कर सकते थे? वुयुवेई ने गहरी सांस ली और कठोर स्वर में कहा, आप सब जा सकते हैं। ये सुनकर सभी ने राहत की सांस ली और फिर वो निवास से बाहर चले गए। कमांडर उसने पूर्वी सागर के राजा को बूढ़ा कहने का साहस किया, उसकी पहचान असाधारण होनी चाहिए। वुयुवेई के बगल वाले व्यक्ति ने गंभीरता से कहा। वुयुवेई ने सिर हिलाया और फिर हल्के से आह भरी। वो परिवार के सदस्य के रूप में परिवार के मुखिया और युवा मालिक की मौत के लिए स्पष्टीकरण मांगना स्वाभाविक है। ये लोग शक्तिशाली हैं और हमारा भाग्य अब हमारे हाथ में नहीं है। यह मेरी गलती है। यदि पूर्वी सागर का राजा हमें दंड देने का निर्णय लेता है तो मैं अकेले ही सारे परिणाम भुगतूंगा। दोनों चुपचाप वो निवास से बाहर चले गए। कई वाहन तेजी से पूर्वी शहर से निकलकर पूर्वी सागर के सैन्य मुख्यालय की ओर बढ़ गए। वाहन पूर्व की ओर बढ़ गए। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वी सागर 4 प्रमुख युद्ध क्षेत्रों में सबसे छोटा था। जैसे जैसे पूर्वी समुद्र का राजा बूढ़ा होता गया, पूर्वी समुद्र पर उसका नियंत्रण साल दर साल कम होता गया। अन्यथा अराजक पूर्वी गठबंधन जैसे संगठन पूर्वी सागर क्षेत्र पर प्रभुत्व और शासन करने में सक्षम नहीं होंगे। 4 घंटे से अधिक समय तक तेज गति से चलने के बाद वे अंततः पूर्वी सागर के पास पहुंच गए। पूर्वी सागर से कुछ ही दूरी पर एक जंगल था जहां पूर्वी सागर का सैन्य मुख्यालय स्थित था। विक्रम सिंह को पहले पूर्वी सागर के सैन्य मुख्यालय में जाना चाहिए और उस बूढ़े व्यक्ति पूर्वी सागर के राजा को बताना चाहिए कि मैं आ गया हूं। ध्रुव मल्होत्रा ने यात्री सीट पर बैठे करण मल्होत्रा से बात करते हुए अपनी कनपटी रगड़ते हुए कहा। करण मल्होत्रा ने तुरंत ऑर्डर लिया और दूसरी कार में बैठे विक्रम सिंह को इसकी सूचना दी। आदेश मिलते ही विक्रम सिंह को ले जा रहा वाहन भी तुरंत तेजी से जंगल के पहाड़ों की ओर भाग गया। आधे घंटे बाद ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोग भी इन जंगली पहाड़ों के बीच पहुंच गए। जंगल के बाहर खड़े होकर कोई भी व्यक्ति अंदर की ऊंची शहर की दीवार को धुंधला धुंधला देख सकता था, जो डोंगहाई सेना का मुख्य आधार था। ध्रुव मल्होत्रा और उनकी टीम के वाहनों से उतरने के बाद आदित्य मेहता और समर जोशी भी आ गए। एक बार जब सभी लोग एकत्र हो गए तो वे सभी एक साथ जंगल की ओर चल पड़े। वुयुवेई समझदार निकले और उन्होंने स्वेच्छा से ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों का मार्ग प्रशस्त किया।
डोंगहाई सेना के इस छोटे से नेता के नेतृत्व में ध्रुव मल्होत्रा और उनके समूह को किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा और कोई भी उन्हें रोकने के लिए सामने नहीं आया। डोंगहाई सेना के योद्धा जंगल में हर जगह छिपे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक का चेहरा सख्त था। वे लगातार ध्रुव मल्होत्रा और उनकी टीम पर नजर रख रहे थे। समूह जल्द ही डोंगहाई सैन्य अड्डे के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच गया, लेकिन जब ध्रुव मल्होत्रा और उनके साथी गेट पर पहुंचे तो डोंगहाई राजा के उनका स्वागत करने के लिए बाहर आने का कोई संकेत नहीं मिला। डोंगहाई राजा की तो बात ही छोड़िए, डोंगहाई सेना का एक भी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ। सर, ये स्थिति कुछ वैसी ही है जब हम पहली बार दक्षिणी सीमा सेना में पहुंचे थे, है न? बस यह नहीं पता कि दक्षिणी सीमा सेना की तरह कोई हमें परेशान करने आएगा या नहीं। आदित्य मेहता ने हल्की हंसी के साथ कहा। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। जब वे दक्षिणी सीमा सेना में गए थे तो क्या उन्हें ऐसी ही स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था, जहां लंबे समय तक कोई भी उनका स्वागत करने नहीं आया था? पथ प्रदर्शक वू युवी ने आदित्य मेहता की बातें सुनकर मन में एक प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करते हुए अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ लीं। ये लोग दक्षिणी सीमा सेना में भी गए थे और वहां किसी ने उनके लिए परेशानी खड़ी कर दी थी, फिर भी वे सुरक्षित रूप से दक्षिणी सीमा से निकल गए और डोंगहाई तक पहुंच गए। जब वो युवी ध्रुव मल्होत्रा और उसके समूह की पहचान के बारे में सोच रहा था, तभी विक्रम सिंह, जो पहले ही आ चुका था, भी ध्रुव मल्होत्रा के पास आ गया। विक्रम सिंह, स्वामी ने तुम्हें अपने आगमन की सूचना लॉर्ड डोंगहाई राजा को देने के लिए पहले ही आने को कहा था, क्या हुआ? स्वामी पहले ही यहाँ आ चुके हैं और अभी तक कोई भी हमारा स्वागत करने नहीं आया है। विक्रम सिंह को देखकर करण मल्होत्रा ने तुरंत पूछा। विक्रम सिंह ने उसकी पूरी तरह से अनदेखी की और ध्रुव मल्होत्रा की ओर मुखातिब होते हुए कहा, सर, डोंगहाई आर्मी के लोगों का कहना है कि डोंगहाई राजा मुख्य बेस में नहीं है। यदि वह अध्यक्षता करने के लिए मुख्य आधार पर नहीं है तो वह और कहाँ जा सकते हैं? ध्रुव मल्होत्रा ने भौहें उठाकर पूछा। विक्रम सिंह ने तब असहाय मुस्कान बिखेरी और धीरे से कहा, डोंगहाई सेना के लोगों के अनुसार डोंगहाई राजा अपने बच्चों के साथ अवकाश यात्रा के लिए समुद्र में गए हैं। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा की आंखों में आश्चर्य की झलक उभर आई। ये डोंगहाई राजा काफी बूढ़ा हो चुका है, फिर भी वह जीवन का आनंद लेने का काफी शौकीन लगता है, करण मल्होत्रा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। फिर उसने विक्रम सिंह की ओर देखा। चूंकि डोंगहाई राजा मुख्य अड्डे पर नहीं है, तो क्या आपने डोंगहाई सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित नहीं किया? भगवान स्वयं डोंगहाई आर्मी बेस पर आते हैं, फिर भी एक भी व्यक्ति हमारा स्वागत करने के लिए बाहर नहीं आता। ये डोंगहाई सेना वास्तव में तेजी से अनुचित होती जा रही है। ये सुनकर विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर लाचारी थी और वह बोला, मैं चाहता तो ऐसा ही करता, लेकिन डोंगहाई सेना के ये नेता या तो एकांत में हैं या किसी कामकाज में व्यस्त हैं और मुख्य अड्डे पर नहीं हैं। आगे चलते हुए वू युवेई ने भी ध्रुव मल्होत्रा और उनकी टीम की ओर मुड़कर उदासीनता से कहा, ध्रुव मल्होत्रा, मुझे पता है कि आपकी स्थिति असाधारण है, लेकिन ये डोंगहाई आर्मी का मुख्य बेस है और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप खुद को थोड़ा संयमित रखें। उसकी बातें सुनकर करण मल्होत्रा का चेहरा अचानक काला पड़ गया और उसने वू युवेई को ठंडे मन से देखते हुए कहा, क्या तुम सोचती हो कि सिर्फ इसलिए कि हम डोंगहाई आर्मी बेस के सामने हैं, मैं तुम्हारे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करूंगा? डोंगहाई सेना बेस पर राजा के आगमन के बाद स्वाभाविक रूप से डोंगहाई राजा को ही हमारा स्वागत करने के लिए शहर से बाहर आना चाहिए। अध्याय 170, शहर में प्रवेश। ये दुष्ट कौन होते हैं जो ये सुझाव देते हैं कि पूर्वी सागर के राजा को उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आना चाहिए? इससे पहले कि वो युवी दोबारा बोल पाती, एक दबंग आवाज अचानक गूंज उठी। आवाज का अनुसरण करते हुए सभी ने देखा कि एक तोंदयुक्त अधेड़ व्यक्ति शहर से बाहर जा रहा था, जो अहंकार से ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों को आंक रहा था। नवागंतुक को देखकर वो युवी तुरंत बोला, स्टीवर्ड शेन, आप यहाँ क्यों आए हैं? ओह, क्या ये कमांडर वू नहीं है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? स्टीवर्ड शेन ने हल्की हंसी के साथ वो युवी की ओर देखा। वो युवी की भौं थोड़ी सिकुड़ गई, जिससे थोड़ी शर्मिंदगी दिख रही थी। वह वो परिवार के मुखिया का बदला लेने आया था, लेकिन अब वह ध्रुव मल्होत्रा और उसके साथियों के अधीन बंदी बन चुका था। यदि ध्रुव मल्होत्रा उसे नुकसान पहुंचाने के प्रति अनिच्छुक न होते तो संभवतः वह पूर्वी सागर सेना के इस मुख्य बेस पर जीवित वापस नहीं आ पाता। freewebnovel.com। अचानक स्टीवर्ड शेन का माथा ठनका और उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं समझ गया कमांडर वो, क्या आपको इन लोगों ने अगवा किया था? कितना दुस्साहस है ये सोचना कि किसी में हमारी पूर्वी सागर सेना के कमांडर का अपहरण करने की हिम्मत है। ये सुनकर वो युवेई के दिल में चिंता की लहर दौड़ गई। हालांकि उन्होंने ध्रुव मल्होत्रा और उनकी टीम के साथ वास्तविक रूप से कोई मुकाबला नहीं किया था, लेकिन उन्हें उनकी ताकत का अच्छा अंदाजा था।
यदि ध्रुव मल्होत्रा चाहते तो इस पूर्वी सागर सेना के मुख्य अड्डे के द्वार पर भी वे आसानी से स्टीवर्ट शेन को मार सकते थे। पूर्वी सागर सेना का एक साधारण प्रबंधक अपने मालिक से इस तरह बात करने का साहस कैसे कर सकता है? गुरुजी, क्यों न मैं कार्रवाई करूं और इस आदमी को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। करण मल्होत्रा ने स्टीवर्ट शेन की ओर उग्र भाव से देखा और सख्ती से कहा। बहरहाल ध्रुव मल्होत्रा ने हाथ हिलाकर हल्के से कहा, आवेग में मत आइए। आखिरकार ये ईस्ट सी आर्मी का मुख्य बेस है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि बूढ़ा ईस्ट सी किंग कितना गर्वित है। ये सुनकर करण मल्होत्रा ने सिर हिलाया और एक तरफ हट गए। इस बीच ध्रुव मल्होत्रा ने स्टीवर्ट शेन की ओर मुड़कर पूछा, ईस्ट सी किंग अब कहाँ है? उसे तुरंत सूचित करें कि वह आकर मुझसे मिले। क्या तुम सचमुच अपने आप को कोई बड़ा आदमी समझते हो? स्टीवर्ट शेन ने ध्रुव मल्होत्रा को ठंडी निगाहों से देखा और फिर अपनी बात जारी रखी। कई वर्षों में आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ईस्ट सी किंग से व्यक्तिगत रूप से मिलने की मांग की है। अपने आप पर इतना घमंड मत करो और पूर्वी सागर राजा से व्यक्तिगत मुलाकात की मांग करने की हिम्मत मत करो। यद्यपि पूर्वी सागर का राजा अब वृद्ध हो चुका है, परंतु अपनी युवावस्था में वह लौह और इस्पात का आदमी था। पूर्व की ओर स्थित यह समुद्र एक समय समुद्री डाकुओं से त्रस्त था और यह पूर्वी सागर राजा का ही परिणाम था कि उसने अकेले ही समुद्री डाकुओं को खदेड़कर इस क्षेत्र में दशकों तक शांति स्थापित की। हालांकि अब जब पूर्वी सागर राजा बुजुर्ग हो गया है तो कई मार्शल कलाकारों ने अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए धीरे धीरे पूर्वी सागर के इस स्वामी को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। ईस्ट अलायंस इसका प्रमुख उदाहरण है। उसे नीचे ले जाओ, उसकी लगातार बकबक परेशान करने वाली है, ध्रुव मल्होत्रा ने विनम्रता से कहा। ये सुनते ही करण मल्होत्रा भड़क उठे और सीधे स्टीवर्ट शेन पर हमला बोल दिया। भयंकर आभा ने स्टीवर्ट शेन को तूफानी आंधी की तरह घेर लिया। स्टीवर्ट शेन अभी कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए थे कि करण मल्होत्रा उनके पास पहुंच गए। एक झटके में करण मल्होत्रा ने घमंडी स्टीवर्ट शेन को 3 मुक्कों और 2 किकों से जमीन पर गिरा दिया। तुम मूर्ख हो, बेहतर होगा कि तुम मुझे तुरंत जाने दो, अन्यथा तुम पूर्वी सागर सेना के मुख्य बेस से जिंदा नहीं निकल पाओगे। मैं पूर्वी सागर सेना का मुख्य प्रबंधक हूँ, पूर्वी सागर के राजा का विश्वासपात्र हूँ। मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत करके तुम सब मौत को दावत दे रहे हो। स्टीवर्ट शेन ने भयावह निगाह से दहाड़ लगाए। थप्पड़। हालांकि करण मल्होत्रा ने सीधे उनके सिर के पीछे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद उसने उदासीनता से कहा, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं इस पूर्वी सागर सेना द्वार के सामने तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? जैसे ही उसने यह बात कही, स्टीवर्ट शेन के मन में हत्या की तीव्र मंशा ने तुरंत उसे घेर लिया। हत्यारी आभा से घिरे स्टीवर्ट शेन की निगाहें अचानक बदल गईं और वह करण मल्होत्रा के इरादों के बारे में कुछ अनिश्चित थे और करण मल्होत्रा कितना साहसी हो सकता है, इस पर अपनी जान की बाजी लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। शहर में प्रवेश करें। ध्रुव मल्होत्रा ने कमान संभाली। करण मल्होत्रा ने सीधे स्टीवर्ट शेन का कॉलर पकड़ा और उसे पूर्वी सागर सेना मुख्यालय में खींच लिया। चाहे ऐसा इसलिए हुआ हो क्योंकि वो यूवेई आगे चल रहा था या कोई अन्य कारण था, पूर्वी सागर सेना के किसी भी व्यक्ति ने हस्तक्षेप नहीं किया जब उन्होंने अपने प्रबंधक को इस तरह घसीटते हुए देखा। ध्रुव मल्होत्रा लगातार अपने चारों ओर पूर्वी सागर सेना के सैनिकों का निरीक्षण कर रहे थे, उनकी आंखों में एक अजीब भाव चमक रहा था। जल्द ही वो यूवेई के नेतृत्व में सभी लोग काउंसिल हॉल में पहुंच गए। तुम सचमुच जीना नहीं जानते। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मुझे तुरंत रिहा कर दो, अन्यथा पृथ्वी पर उतरने वाले देवता भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। काउंसिल हॉल के कोने में बंधे हुए स्टीवर्ट शेन संघर्ष करते रहे तथा ध्रुव मल्होत्रा और अन्य को धमकाना नहीं भूले। उसे इस तरह देखकर वो यूवेई ने अचानक हल्की सी आह भरी और असहाय होकर कहा, स्टीवर्ट शेन, बस एक पल के लिए शांत हो जाओ। इन लोगों ने खुलेआम पूर्वी सागर सेना मुख्यालय में घुसने की हिम्मत की। क्या आपको लगता है कि उनकी पहचान सरल है? तो क्या हुआ अगर यह सरल नहीं है? ये पूर्वी सागर सेना का मुख्यालय है। मैं पूर्वी सागर सेना का मुख्य प्रबंधक होने के नाते इस तरह से बंधा हुआ हूं। अगर यह बात बाहर आ गई तो बाहरी लोग हमारी पूर्वी सागर सेना को कैसे देखेंगे? अधिक सामग्री का आनंद लें। स्टीवर्ट शेन की निगाहें काली पड़ गईं और वह चिढ़कर बोलने लगा। वो यूवेई ने असहायता से अपना सिर हिलाया और आगे कहा, पूर्वी सागर के राजा से मिले बिना वे तुम्हें आसानी से रिहा नहीं करेंगे। क्या तुम जानते हो कि पूर्वी समुद्र के राजा को गए हुए कितना समय हो गया है और वह कब वापस आएगा? स्टीवर्ट शेन ने अपनी भौहें उठाईं और कुछ नाराज होकर बोले, आपको क्या लगता है कि पूर्वी समुद्र के राजा का स्वभाव कैसा होगा? एक बार जब वह समुद्र में निकल जाता है तो उसे वापस आने में कम से कम 1 सप्ताह लग जाता है। क्या आप ये कह रहे हैं कि जब तक पूर्वी समुद्र का राजा वापस नहीं आ जाता मैं यहीं बंधा रहूंगा? ये सुनकर वो यूवेई अचानक चुप हो गया और सोचने लगा कि आगे क्या करना है।
इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, स्टीवर्ट शेन ने अचानक कहा, कमांडर मैंने सुना है कि पूर्वी लॉर्ड की कुलीन बेटी के साथ आपके अच्छे संबंध हैं। शायद आप पूर्वी लॉर्ड से संपर्क करने और उन्हें यहाँ लाने का कोई तरीका खोज सकें। कुछ सेना कमांडरों के अलावा पूर्वी सागर के राजा के अधीनस्थों में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के राजा भी शामिल थे। इन 4 शासकों की शक्ति और स्थिति सेना कमांडरों से अधिक है। ये कहा जा सकता है कि पूर्वी सागर के राजा के अलावा ये 4 सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। और वो यूवेई के बारे में पिछले 2 वर्षों से अफवाह थी कि उसने पूर्वी स्वामी की कुलीन बेटी के साथ आपसी स्नेह विकसित कर लिया है, और स्वाभाविक रूप से स्टीवर्ट शेन ने भी पूर्वी स्वामी पर अपनी नज़रें गड़ा दी थीं। उनका मानना था कि यदि पूर्वी भगवान व्यक्तिगत रूप से प्रकट हो जाएं, तो वे निश्चित रूप से ध्रुव मल्होत्रा और उसके समूह को डराकर उसे बचा सकेंगे। अच्छा, मैं तुरंत पूर्वी भगवान को सूचित करने के लिए किसी को भेजूंगा। एक क्षण की चुप्पी के बाद वो यूवेई ने सिर हिलाया और कहा। ये सुनकर स्टीवर्ट शेन की आंखें तीव्र उत्तेजना से चमक उठीं, और वे बुदबुदाए, ये अभिमानी मूर्ख पूर्वी भगवान के व्यक्तिगत रूप से आने की प्रतीक्षा करें और देखें कि वे कैसे मरते हैं। पूर्वी सागर में मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करना वास्तव में मौत को दावत देना है। अध्याय 171। पूर्वी प्रभु ध्रुव मल्होत्रा ने अचानक अपना सिर घुमाकर बगल में बैठी रोशनी वर्मा की ओर देखा और धीरे से कहा, भूख लगी है। भूखा? freewebnovel.com। रोशनी वर्मा ने कुछ शर्मिंदगी से कहा। सुबह से रोशनी वर्मा ने कुछ भी नहीं खाया था और अब दोपहर हो चुकी थी, इसलिए भूख लगना सामान्य बात थी। ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर बगल में खड़े आदित्य मेहता की ओर मुड़े और कहा, जाओ रसोई में कुछ खाना तैयार करवाओ। जी महाराज। आदित्य मेहता ने सिर हिलाया और तुरंत काउंसिल हॉल से बाहर चले गए। रोशनी वर्मा ने आश्चर्य से कहा, अरे बड़े भाई, आखिर यह पूर्वी सागर का सैन्य अड्डा है, क्या हमारे लिए ऐसा करना अनुचित नहीं होगा? कोई बात नहीं, इस जगह को अपने घर की तरह समझो, कहानियां खोजें। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्के से हंसते हुए कहा। उत्तरी लियाओ राजा के रूप में अपनी पहचान के साथ वह दुनिया में और कहाँ जा सकते थे। महाराज, अब हम क्या करें? क्या हम यहीं प्रतीक्षा करेंगे? करण मल्होत्रा ने अचानक बोलकर पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और शांत भाव से कहा, चूंकि हम यहाँ हैं, इसलिए हमें पूर्वी सागर के राजा से मिलना होगा। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चलो पूर्वी सागर के राजा से मिलने के बाद सब कुछ चर्चा करेंगे। करण मल्होत्रा ने सिर हिलाया, उनका चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था और वे पीछे हट गए। आदित्य मेहता को वापस लौटे ज्यादा समय नहीं हुआ। हालांकि वह तुरंत अपनी सीट पर वापस नहीं गया। इसके बजाय वह ध्रुव मल्होत्रा के पास गया और फुसफुसाया, महाराज, रसोई की ओर जाते समय मुझे शहर में कई महान ग्रैंडमास्टरों की उपस्थिति का एहसास हुआ। मुझे डर है कि ये लोग पूर्वी सागर के सैन्य कमांडरों में से कुछ हैं, वे भागे नहीं हैं, बल्कि छुपकर हम पर नजर रख रहे हैं। क्या मुझे उन्हें सूचित करना चाहिए कि वे आकर अपना सम्मान प्रकट करें? ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर कहा, यह जरूरी नहीं है। अगर वे अंधेरे में छिपे चूहों की भूमिका निभाना चाहते हैं तो उन्हें निभाने दीजिए। हमें उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आदित्य मेहता ने हल्का सा सिर हिलाया और अपनी सीट पर लौट गए। इस बीच पूर्वी सागर के सैन्य अड्डे के भीतर अंधेरे में छिपी हुई 2 आंखें मूल्यांकनात्मक दृष्टि से परिषद कक्ष की ओर स्थिर दृष्टि से देख रही थीं। उनके लिए ध्रुव मल्होत्रा और उनके समूह द्वारा वो यूवेई और स्टीवर्ट शेन को पकड़े जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे पकड़े गए लोग उनके पूर्वी सागर के सैन्यकर्मी ही नहीं थे। आधे घंटे बाद रसोई से कोई व्यक्ति परिषद हॉल में आया और ध्रुव मल्होत्रा व अन्य लोगों को बताया कि भोजन तैयार है। इसके बाद ध्रुव मल्होत्रा और उनके साथी उठे और रसोई घर की ओर चले गए। पूर्वी सागर की सेना के इन कमांडरों में तो रसोई के कुछ रसोइयों के बराबर भी विवेक नहीं है, ये हास्यास्पद है। आदित्य मेहता ने घृणा से कहा। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा और अन्य सभी लोग हल्के से हंस पड़े। रसोई के कर्मचारी ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों के पूर्वी सागर सैन्य अड्डे में साहपूर्वक प्रवेश करने के महत्व को जानते थे, वे स्पष्ट रूप से कोई साधारण लोग नहीं थे। हालांकि पूर्वी सागर के सैन्य कमांडर ध्रुव मल्होत्रा और उनके दल में कुछ खास नहीं देख पाए। वे केवल छिपकर परछाई से देखना जानते थे, इस बात से अनजान कि वे क्या सोच रहे थे। अंततः दुनिया अभी भी मूर्खों से भरी हुई है, ध्रुव मल्होत्रा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। समूह ने शांत भाव से सीधे निजी भोजन कक्ष में प्रवेश किया, जहां पूर्वी सागर का राजा आमतौर पर भोजन करता था। भोजन तैयार होने में 1 घंटा लग गया, इससे पहले कि वे सभी रसोईघर से बाहर निकलते। इसके बाद ध्रुव मल्होत्रा सभी को पूर्वी सागर के राजा के निवास पर ले गए। निवास में एक बगीचा था और ध्रुव मल्होत्रा रोशनी वर्मा को बगीचे में टहलने के लिए ले गए।
करण मल्होत्रा और अन्य लोग बिना कोई आवाज किए चुपचाप ध्रुव मल्होत्रा के पीछे चले गए। बूम! ठीक उसी समय अचानक बाहर से किसी वाहन की गर्जना की आवाज आई। सभी की भौहें तन गईं और ध्रुव मल्होत्रा भी वहीं रुक गए तथा आवास के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगे। भीड़ की निगाहों के सामने 50 वर्ष की उम्र का एक व्यक्ति राजेंद्र नायक के आवास में घुसा। उसके पीछे दो सफेद बाल वाले बुजुर्ग व्यक्ति चल रहे थे। दोनों ने सफेद वस्त्र पहन रखे थे। यद्यपि ये दोनों बुजुर्ग वृद्ध प्रतीत होते थे, किंतु उनकी आंखें सामान्य बुजुर्गों की तरह धुंधली और मंद नहीं थीं। इसके बजाय कभी कभी उनमें तेज चमक आ जाती थी। मेरे स्वामी, ये पूर्वी सागर से पूर्वी क्षेत्र के स्वामी हैं। आदित्य मेहता ध्रुव मल्होत्रा के पास गए और फुसफुसाए। ध्रुव मल्होत्रा ने आदित्य मेहता को आश्चर्य से देखा। ध्रुव मल्होत्रा के चेहरे पर भाव देखकर आदित्य मेहता ने जल्दी से बताया, कुछ साल पहले शाही राजधानी में एक मीटिंग में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उस समय इस आदमी ने मुझे अपना बिजनेस कार्ड दिया और कहा कि वह मुझे जानना चाहता है। मुझे यकीन नहीं है कि वह अब भी मुझे याद करता है या नहीं। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि आप पहले भी मिल चुके हैं, तो क्यों न आप उनसे बात करें और देखें कि वह यहाँ किस लिए आए हैं। आदित्य मेहता ने सिर हिलाया और पूर्वी क्षेत्र से आए 3 लोगों की ओर कदम बढ़ाए, जो अभी अभी राजेंद्र नायक के आवास में दाखिल हुए थे। किसी को अपनी ओर आते देख पूर्वी क्षेत्र के स्वामी के पीछे खड़े 2 बुजुर्गों की नज़र भी आदित्य मेहता पर पड़ी और उनकी वृद्ध आंखों में अचानक गंभीरता की झलक दिखाई दी। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्की हंसी के साथ दोनों बुजुर्गों की ओर देखते हुए कहा, 2 महान ग्रैंड मास्टर शिखर संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र के इस भगवान के पास निश्चित रूप से काफी अच्छा दल है। महान ग्रैंड मास्टर शिखर विशेषज्ञ 4 प्रमुख युद्ध क्षेत्रों में से किसी एक में एक सेना के नेता के रूप में काम कर सकते हैं। फिर भी उनके सामने राजेंद्र नायक के अधीन ये साधारण सा राजा अपने साथ 2 महान ग्रैंड मास्टर शिखर योद्धाओं को लाया था, जो कद में कोई कमी नहीं थी। पूर्वी क्षेत्र के स्वामी, क्या आपको अब भी मेरी याद है? आदित्य मेहता ने दोनों महान ग्रैंड मास्टर शिखर बुजुर्गों को सीधे नजरअंदाज कर दिया और मुस्कुराते हुए पूर्वी क्षेत्र के भगवान को संबोधित किया। ये सुनकर पूर्वी क्षेत्र के स्वामी की भौहें ऊपर उठ गईं, उनकी आंखों में चिंतन झलक रहा था। कुछ ही क्षण बाद भगवान की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उन्होंने आदित्य मेहता को पहचान लिया। मैं सोच रहा था कि पूर्वी सागर सैन्य मुख्यालय में घुसने और मुख्य प्रबंधक और मेरे दामाद का अपहरण करने की हिम्मत किसने की? यह आप ही हैं, कमांडर है, पूर्वी क्षेत्र के स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर आदित्य मेहता अचंभित रह गए और उत्सुकता से पूछा, आपका दामाद कौन है? क्या ये वो परिवार का वू युवेई है? वास्तव में युवा वू युवेई पहले से ही ग्रैंड मास्टर है, उसकी भविष्य की उपलब्धियां असीम हैं। अपने दामाद वू युवेई के बारे में बात करते हुए पूर्वी क्षेत्र के स्वामी की आंखें गहरी संतुष्टि से भर गईं। उन्होंने आगे कहा, चूंकि कमांडर हे ही पूर्वी सागर में आए हैं, इसलिए यह मामला आसानी से सुलझ सकता है। कमांडर हे, मेरे दामाद ने आपको कैसे नाराज कर दिया? मैं उसकी ओर से माफी मांग लूंगा और हम मामले को सुलझा हुआ मान लेंगे, कैसा रहेगा? ये ध्यान देने योग्य बात है कि पूर्वी सागर में सत्ता के शिखर पर खड़े होने के कारण स्वामी ने आदित्य मेहता के साथ काफी अच्छा व्यवहार किया। आखिरकार पूर्वी क्षेत्र के स्वामी को पता था कि आदित्य मेहता उत्तरी लियाओ सेना के सेना कमांडरों में से एक थे। स्पष्ट रूप से उनका दर्जा पूर्वी सागर के स्वामी के रूप में उनके दर्जे से कहीं अधिक था। उत्तरी लियाओ की ताकत की तुलना पूर्वी सागर से कैसे की जा सकती है? ड्रैगन साम्राज्य के पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी युद्ध क्षेत्रों में सभी को उत्तरी लियाओ के सामने अपना सिर झुकाना होगा। मुझे डर है कि यह ऐसा निर्णय नहीं है जो मैं ले सकता हूँ। आपके दामाद ने उत्तरी कूल किंगडम की राजकुमारी कंसोर्ट का अपहरण कर लिया और यहाँ तक कि ग्रेट ग्रैंड मास्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास भी किया। आदित्य मेहता ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और उदासीनता से कहा। यह सुनकर पूर्वी क्षेत्र के स्वामी के चेहरे पर नाटकीय परिवर्तन आ गया।